हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हाल चाल सबका बढ़िया है। चलिए भाई, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, जिसका वेट बहुत टाइम से हम लोग कर रहे थे और बार बार आपने इसके बारे में सुना भी होगा। और लास्ट क्लास में हम मैंने हल्का सा, जब हम लोग कंप्लेंट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो हल्का सा मैंने आपको इसके बारे में बताया था। और इस डेफिनेशन का नाम क्या है? कौन सी डेफिनेशन है सर? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, सेक्शन नंबर 2, क्लॉज 47। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूटीपी। आप यूटीपी भी बोल सकते हो, आप पूरा नाम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, नाम से ही पता चल रहा है सर ये क्या है? अनफेयर है। ठीक है, कुछ ऐसी प्रैक्टिस है, और कैसी, किससे रिलेटेड है प्रैक्टिस? ट्रेड से रिलेटेड प्रैक्टिस है, जो कि क्या है? अनफेयर है। ठीक है, तो अब ये भी जो डेफिनेशन आपकी है, ये भी दो पार्ट में है। जैसे कि हमने आरटीपी की डेफिनेशन करी थी, दो पार्ट में थी, वैसे ये भी डेफिनेशन जो है दो पार्ट के अंदर की डेफिनेशन है। इसमें भी मीन्स एंड इंक्लूड, देखिए यहाँ पे आपको लिखा है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, मीन्स, और आप भी हाईलाइट कर लेना, यहाँ पे लिखा है फिर आगे इंक्लूडिंग। ठीक है, तो ये भी आपकी है मीन्स एंड इंक्लूड, दो पार्ट में डेफिनेशन है। और डेफिनेशन काफी लंबी डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन कैसी है? लंबी चौड़ी डेफिनेशन है। सेक्शन नंबर 2, क्लॉज 47 के अंदर है। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो बेटा, देयर आर 9 सब क्लॉजेस। ये जो नीचे पॉइंट नंबर 1 है ना, ये सब क्लॉज है। दिस इज सब क्लॉज। एक सब क्लॉज 1, उसके बाद आइए सब क्लॉज 1 के अंदर देखिए कितने पॉइंट्स है। पहली बात तो सब क्लॉज 1 है, उसके अंदर कितने पॉइंट्स है? उसके अंदर ही पहले कुछ ज्यादा पॉइंट्स तो उसके अंदर है, ए बी सी डी ई एफ ई एच, उसके बाद आई और जे। जे जे तक तो इसके अंदर है, मतलब सब क्लॉज के अंदर जे तक पॉइंट है। उसके बाद आएगा सब क्लॉज 2, उसके बाद सब क्लॉज 2 है, उसके बाद सब क्लॉज 3 है। ठीक है, सब क्लॉज 3, इसके अंदर भी 3 पॉइंट है। उसके बाद आपका सब क्लॉज 4, फिर सब क्लॉज 5, फिर सब क्लॉज 6, फिर सब क्लॉज 7, फिर सब क्लॉज 8, और उसके बाद सब क्लॉज 9। और यहां पे जाके डेफिनेशन खत्म होगी। मतलब सर, इसके अंदर हम लोग को 9 सब क्लॉजेस पढ़ने हैं, और उन क्लॉजेस, कोई कोई क्लॉज वैसे है जिसके अंदर बहुत से पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। क्लियर है? तो अच्छी खासी लंबी डेफिनेशन है। जब तक अब वीडियो जो देख रहे हो, जब तक ये पूरी डेफिनेशन नहीं खत्म हो जाती, अपनी आप सीट नहीं छोड़ेंगे। क्लियर है? अपनी आप सीट नहीं छोड़ेंगे, डेफिनेशन पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही लेक्चर को ऑफ करना। क्लियर है? क्लियर है? चलिए डेफिनेशन को करते हैं स्टार्ट। वन ऑफ द लेंथीएस्ट डेफिनेशन और इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, और सही बताऊं, बहुत बहुत इजी है। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बहुत मुश्किल लगेगी, बहुत इजी डेफिनेशन है। चलिए, और डे टू डे लाइफ से आप इसको रिलेट करोगे, अपने आप समझ आएगा। देखिए क्या लिखा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मीन्स, क्या है? मीन्स अ ट्रेड प्रैक्टिस। लो भाई, मीन्स अ ट्रेड प्रैक्टिस, ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस है विच फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द सेल। देख लीजिए, ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस आप कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? पहली बात तो किस लिए कर रहे हो? पर्पस आपका क्या है? पर्पस क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन ऑफ द सेल्स, या तो यूज, या तो सप्लाई ऑफ, किसका? सप्लाई ऑफ एनी गुड्स, और फॉर द प्रोविजन ऑफ एनी सर्विसेज। प्रोविजन का मतलब प्रोवाइडिंग। ठीक है, फॉर द प्रोवाइडिंग ऑफ एनी सर्विसेज। तो क्या है? ऐसी प्रैक्टिस है विच फॉर द पर्पस ऑफ, पर्पस क्या है? प्रमोशन ऑफ द सेल, यूज, और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स, और द प्रोविजन ऑफ एनी सर्विसेज। एडॉप्ट, एडॉप्ट क्या एडॉप्ट कर रहे हो आप? अनफेयर मेथड, या तो अनफेयर और डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस। मतलब क्या हो रहा है सर? इसका मतलब हो रहा है सर, आपको अपनी ना सेल्स को प्रमोट करना है, आपको अपने गुड्स की सप्लाई को, आपको अपने सर्विसेज को, प्रोविजंस को क्या करना है? इंक्रीज करना है, प्रमोट करना है। क्लियर है? उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए आप अडॉप्ट कर रहे हो, व्हाट? अडॉप्ट कर रहे हो कुछ अनफेयर मेथड्स यूज कर रहे हो, या अनफेयर और डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस। डिसेप्टिव का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, धोखेधड़ी वाली प्रैक्टिसेस आप यूज कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं इट इज दी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अगर मीन्स वाली डेफिनेशन में आए, क्या मतलब होता है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, तो मतलब बोल रहा है इट मीन्स अ ट्रेड प्रैक्टिस विच फॉर द पर्पस ऑफ दीज ऑल थिंग्स। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? अडॉप्ट कर रहे हो, व्हाट? अडॉप्ट, ये देखिए अडॉप्ट, अडॉप्ट क्या कर रहे हो? एनी अनफेयर मेथड्स, या अनफेयर और डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस कर रहे हो, इसको बोलते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। आगे आता है क्या? आगे क्या बोलता है? आगे क्या बोलता है? इंक्लूडिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस। यहां तक तो ठीक है, ये आप कर ही रहे हो, तो भाई साहब वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, मगर आगे क्या लिख दिया? इंक्लूडिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। और नीचे जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग प्रैक्टिस दी हुई है, लिस्ट दी हुई पूरी। ठीक है, अगर आप ये सब भी करते हो तो क्या बोल देंगे? सर आपने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करा है, ये बोल रहा है ये। क्लियर है?
आता है समझ? अब नीचे अलग अलग प्रैक्टिसेस दी हुई हैं जिसके बारे में हम लोग करना है, और मैंने आपको बता दिया देयर आर 9 सब क्लॉजेस, 9 सब क्लॉजेस है, सबकी कहानी अलग अलग है। ठीक है, तो पहला सब क्लॉज पे आते हैं। जो पहला सब क्लॉज है, दिस विल रिलेटेड टू, मैं आपको बता देता हूं, जो पहला सब क्लॉज है दिस विल रिलेटेड टू अवर फॉल्स एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड पॉइंट है ये। ठीक है, फॉल्स एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड पॉइंट आपका है कौन सा? सब क्लॉज 1 वाला। देखिए लिखा है, मेकिंग एनी स्टेटमेंट, आप कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हो, वेदर ओरली दे रहे हो या तो इन राइटिंग दे रहे हो या तो भाई विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो। पहला, या तो ओरली आप कोई क्या कर रहे हो, स्टेटमेंट कर रहे हो, या तो सर रिटन में कर रहे हो, या तो सर विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझ आता है सर? ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू, ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू, लाइक टीवी से, लाइक इंटरनेट का यूज करके इसको बोल सकते हैं। ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू आप क्या कर रहे हो, कोई स्टेटमेंट दे रहे हो। ओरली आप दे सकते हो सर, ओरली मैं बोलता हूँ रेडियो के थ्रू दे रहे हो सकता है। राइटिंग सर ले लो, राइटिंग तो आपको समझ ही आता है सर, प्रिंट फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में होगा। ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में, प्रिंटेड एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर एंड ऑल हो सकता है, मैगजीन एंड ऑल हो सकता है। क्लियर है? तो आप क्या कर रहे हो, स्टेटमेंट कर रहे हो कोई, किस फॉर्म में? ओरल में, या तो राइटिंग में, या तो सर ऑडियो विजुअल रिप्रेजेंटेशन या मीन्स में, इंक्लूडिंग बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विच, अब ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो आप, चाहे ओरल चाहे रिटन चाहे आपका ऑडियो विजुअल में, ऐसा दे रहे हो जिससे कि क्या हो रहा है, विच, अब ये देखिए विच, ऐसा स्टेटमेंट है विच फॉल्सली रिप्रेजेंट्स, विच फॉल्सली, आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या कर रहा है, फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहा है दैट द गुड्स आर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, क्वालिटी, क्वांटिटी, ग्रेड, कॉम्पोजिशन, स्टाइल और मॉडल। आप अपना स्टेटमेंट देते हो और क्या करते हो, स्टेटमेंट क्या कर रहा है, फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आ रहा है? एक्चुअल में वैसा गुड है नहीं, एक्चुअल में उस गुड का पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है नहीं, एक्चुअल में वो गुड क्वालिटी वैसी है नहीं जो आप बोल रहे हो, एक्चुअल में उसकी क्वांटिटी वैसी नहीं है, एक्चुअल में उस ग्रेड का नहीं है, एक्चुअल में उस कॉम्पोजिशन का नहीं है, एक्चुअल में उसका स्टाइल वैसा नहीं है, एक्चुअल में उसका मॉडल ऐसा नहीं है। अगर आप फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहे हो, समझ आ रहा है? फॉल्सली आप एडवर्टाइज कर रहे हो एक तरह से। ठीक है, फॉल्सली आप बोल रहे हो कि भाई मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, मगर एक्चुअल में वो ऐसा नहीं है। समझ आ रहा है? तो ये वर्ड जो आपके यहां लिखा ना, फॉल्सली, दिस इज इंपॉर्टेंट, फॉल्सली आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग द स्टैंडर्ड या क्वालिटी, या तो आपका लोअर क्वालिटी का प्रोडक्ट है, आप ऐसा बता रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट जो है एकदम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। क्लियर है? क्वांटिटी, ग्रेड्स, क्वांटिटी का मैंने आपको एग्जांपल एक दिया था, मैच बॉक्स वाला बोला था ना एग्जांपल आपको, एक मैंने दिया था, शिप कंपनी ही थी, उसके अंदर भाई उन्होंने बोलते थे भाई मेरा स्टिक्स कितनी है, 50 स्टिक्स हैं, एक्चुअल में निकलती हैं कम उसमें से। समझ आ रहा है? तो ये आपका इससे रिलेटेड आ सकता है, आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते थे। नेक्स्ट, ग्रेड, आपका ग्रेड है। अब आप जैसे ग्रेड की बात अगर एग्जांपल दे आपको, आप देखिए जैसे जो गोल्ड होते हैं, गोल्ड के ग्रेड होते हैं अलग अलग, सोने होते हैं उसके अलग अलग ग्रेड होते हैं, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, होता है ना, होता है कि नहीं हो रहा? अब आप बोल रहे हो कि भाई 24 कैरेट गोल्ड है, मगर एक्चुअल में क्या पता 18 कैरेट हो सकता है। गोल्ड्स के भी आपके ग्रेड्स होते हैं, डायमंड्स के भी आपके ग्रेड्स होते हैं। कॉम्पोजिशंस, बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कॉम्पोजिशन आपका देखो डब्बे के बाहर, बॉक्स के बाहर या प्रोडक्ट के बाहर जो पैकेजिंग होती है उसमें देखो उसका कॉम्पोजिशन लिखा रहता है, इसके अंदर ये है, ये है, ये है, ये है, होता है ना कॉम्पोजिशन। अब आपने तो लिख दिया, आप मैन्युफैक्चरर हो, आपने तो अंदर उसके लिख दिया पैकेट के ऊपर, मगर क्या पता एक्चुअल में उसके अंदर वो कॉम्पोजिशन हो ही ना। समझ आ रहा है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? अगर आपने ऐसा किया जो एक्चुअल में चीज नहीं है और फॉल्सली आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि इसके अंदर ये चीजें हैं, ऐसी क्वालिटी है, ऐसा क्वांटिटी है एंड ऑल, जो भी है, ऐसा स्टाइल, ऐसा मॉडल जो भी है, मगर एक्चुअल में अगर नहीं है तो मतलब क्या है, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। आता है समझ? आगे नेक्स्ट, विच फॉल्सली रिप्रेजेंट, फिर से आ रहा है फॉल्सली रिप्रेजेंट व्हाट, फॉल्सली रिप्रेजेंट दैट द सर्विसेज आर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, क्वालिटी और अ ग्रेड। ये देखिए, ये किसकी बात कर रहा है, ये सर्विसेज की बात कर रहा है, और ऊपर ये बात कर रहा था गुड्स की। क्लियर है? नेक्स्ट, फॉल्सली रिप्रेजेंट, फॉल्सली जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो, दैट फॉल्सली रिप्रेजेंट क्या, एनी रीबिल्ट, सेकेंड हैंड, रेनोवेटेड, रिकंडीशनड और ओल्ड गुड एज अ न्यू गुड्स। लो भाई साहब, आप किसी प्रोडक्ट को रेनोवेट कर दे रहे हो, आपके पास कोई सेकेंड हैंड प्रोडक्ट है, आपके पास कोई पुरानी चीजें हैं, आपने उसको क्या करा, रेनोवेशन किया या उसकी रीबिल्डिंग कर दी। क्लियर है? और आप मार्केट में क्या एडवर्टाइज कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या स्टेटमेंट दे रहे हो कि ये एकदम नया प्रोडक्ट है, अभी अभी इसको बनाया गया है,
समझ आ रहा, मगर एक्चुअल में वो क्या है, एक्चुअल में सर वो क्या है, पुराना प्रोडक्ट था, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट था, रेनोवेटेड था या रीबिल्ड उसको करा गया था, मगर वो नया नहीं था। मगर आप बता क्या रहे हो, आप क्या स्टेटमेंट दे रहे हो कि दिस प्रोडक्ट इज टोटली न्यू, अभी अभी इसको बनाया गया है। समझ आ रहा है, ये भी क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। आगे चलते हैं समझ आ रहा है, सिंपल है। आगे, any statement that represents that the goods or service have a sponsorship, approval, performance, characteristics, accessories, uses or benefits which such goods or service do not have। आप तो स्टेटमेंट ऐसा दे रहे हो कि ये गुड्स के ना, इसका क्या है, गुड दैट गुड्स एंड सर्विसेज हैव स्पॉन्सरशिप, गुड्स एंड सर्विस की स्पॉन्सरशिप है, अप्रूवल है, परफॉर्मेंस अच्छा है, करेक्टरिस्टिक उसकी है, ठीक है, जो भी है आपने एसेसरीज एंड ऑल इसके बारे में सब कुछ क्या करा है, स्टेटमेंट दिया है। मगर जो भी स्टेटमेंट है ये कैसा है, झूठा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो गुड्स में नहीं है। देखिए लिखा है, यूजेस और बेनिफिट विच द गुड्स और सर्विस डू नॉट हैव, लिखा है ना, डू नॉट हैव। तो मतलब सर ये जो स्टेटमेंट आपने दिया है ऊपर, ये जो रिप्रेजेंटेशन दी है ऊपर वाली, ये वाली, ये भी क्या फॉल्स है? यस सर, आप इसको भी फॉल्स बोल सकते हो, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है। फॉल्सली रिप्रेजेंट दैट द गुड्स और सर्विस हैव स्पॉन्सरशिप, अप्रूवल्स, परफॉर्मेंस, करेक्टरिस्टिक, एसेसरी, बट एक्चुअल में उनमें नहीं है। जैसे एग्जांपल दूं अगर, जैसे आप देखिए, जैसे बेसिकली अगर देखिए टूथपेस्ट देखा जाए ना, टूथपेस्ट होते हैं, टूथपेस्ट जो टूथपेस्ट होते हैं इनके ऊपर ना एक मार्क होता है आईडीए का, आईडीए का, आईडीए का मतलब इंडियन डेंटल एसोसिएशन का क्या होता है, इसके ऊपर स्टैंप लगी रहती है, मोहर लगी रहती है इसके ऊपर, विच इज रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड। क्लियर है? मगर अब आपका जो प्रोडक्ट है, आपने इस आईडीए से कोई भी अप्रूवल एंड ऑल नहीं ली, ये अप्रूवल का पॉइंट मैं बता रहा हूं, अप्रूवल का, आपने आपने आईडीए से कोई भी अप्रूवल नहीं ली है फॉर योर पर्टिकुलर टूथपेस्ट, मगर आपने सामने उनके बारे में वहां पे लिखा हुआ, उसका मार्क वहां पे लगा दिया। बहुत से फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स, खाने पीने वाले सामान, आपको पता है फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने देखा होगा एक लिखा रहता है FSSAI, आता है, समझ आता है, फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी इंडिया, ठीक है, याद है कि नहीं? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है ना, FSSAI, लिखा रहता है कि इनसे ये अप्रूव्ड है, अप्रूव करा है इस अथॉरिटी ने, होता है कि नहीं? क्लियर है? मगर एक्चुअल में आपने इनसे अप्रूवल नहीं लिखा है, लिया हुआ है, एक्चुअल में इनसे अप्रूव्ड नहीं है, मगर आपने वहां पे लिखा है क्या, FSSAI आपके प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ है, अप्रूव्ड बाय लिखा हुआ है वहां। क्लियर है? तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होगी कि नहीं होगी? अच्छा, बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल्स वाले, ट्यूब लाइट्स हो गई आपकी, एसी हो गए एंड ऑल, इस पे आप देखोगे ISI मार्क होता है ना, ISI मार्क होता है कि नहीं होता? होता है ना, मगर आपने एक्चुअल में कोई अप्रूवल नहीं लिया हुआ है, मगर आपने लगाया हुआ है। आ रहा है समझ? क्लियर है? तो वही लिखा है, डू नॉट हैव। आ रहा है समझ? क्लियर है? आपने तो बोला है कि हाँ अप्रूवल्स एंड ऑल सब हमने लिए हुए हैं, ठीक है, और गुड्स आर स्पॉन्सर्ड, बट एक्चुअल में नहीं है, तो ये भी क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। क्लियर है? आगे आइए, एंड स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स दैट द सेलर और द सप्लायर हैज द स्पॉन्सरशिप। ऊपर बात कर रहा था गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, वो बात कर रहा था गुड्स एंड सर्विसेज की, यहां पे बात कर रहा है किसकी, सेलर और सप्लायर की। दैट द सेलर और सप्लायर हैज अ स्पॉन्सरशिप और अप्रूवल और एफिलिएशन विच सेलर और सप्लायर डज नॉट हैव। लो भाई, आप तो स्टेटमेंट दे रहे हो कि भाई सेलर के पास अच्छा स्पॉन्सरशिप है, अप्रूवल है, एफिलिएटेड है, ठीक है, मगर एक्चुअल में नहीं है। ये क्या बोल रहा है सर? ये क्या बोल रहा है? अब आपको बताऊं सबसे बेस्ट एग्जांपल, बहुत से केस में क्या होता है, तो बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ना, ये क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस कभी कभी क्या करते हैं, दे रिप्रेजेंट्स दैट दे आर एफिलिएटेड विद द पॉपुलर यूनिवर्सिटीज। बहुत से ऐसे प्राइवेट कॉलेज होते हैं, तो अपने प्रोस्पेक्टस में लिखते हैं कि भाई वी आर एफिलिएटेड विद दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, मगर एक्चुअल में वो कॉलेजेस कभी कभी ऐसा होता है कि किसका एफिलिएशन कहीं नहीं होता। समझ आ रहा है? या तो एफिलिएशन के लिए उन्होंने अपनी एप्लीकेशन डाली हुई होगी, वो प्रोसेस में होगा, मगर उन्होंने लिखा अपने प्रोस्पेक्टस में डाल देते हैं कि भाई वी आर एफिलिएटेड विद पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, एक केस था, एक आपका केस था, आपका डिसाइडेड केस है, बुद्धिस्ट मेंशन डेंटल कॉलेज का, बुद्धिस्ट, मैं पूरा लिख दूं या ऐसा आप लिख लेना, बुद्धिस्ट मिशन डेंटल कॉलेज, PMDC, PMDC वर्सेस का केस हुआ है, भूपेश खन्ना, ठीक है, ये आपका केस है BMDC
बुद्धिस्ट मिशन डेंटल कॉलेज। क्लियर है। इन्होंने क्या करा था, ये जो कॉलेज है ये एक प्राइवेट कॉलेज, इन्होंने क्या किया था अपने प्रोस्पेक्टस में, क्या करा था, प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया था, क्या मेंशन किया था, दैट दे आर एफिलिएटेड विद मगध यूनिवर्सिटी, दैट दे आर एफिलिएटेड विद मगध यूनिवर्सिटी से इनका एफिलिएशन है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। बच्चों ने क्या करा, बच्चों ने भाई कॉलेज में एडमिशन कर दी, बच्चे वहां पे रहने लग गए, हॉस्टल एंड ऑल की सब फीस एंड ऑल सब कुछ पे कर दिया, मगर लास्ट में जाके जब एग्जाम्स आए ना, तो भाई साहब एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर ही नहीं आए। क्यों क्वेश्चन पेपर नहीं आए? क्योंकि भाई साहब अभी तक आपका एफिलिएशन वहां पे हुआ ही नहीं था। इन्होंने क्या बोला कंज्यूमर कोर्ट में, अब क्या हुआ उसकी, जब ऐसा हुआ तो ये मिस्टर जो भूपेश खन्ना है ना, इन्होंने क्या करा था, क्लास एक्शन सूट फाइल किया, क्लास एक्शन केस फाइल किया, कहां पे, कंज्यूमर कोर्ट में। क्लास एक्शन समझ आता है ना, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स जो सफर किए उनके बिहाफ पे इन्होंने जाके, भूपेश कन्नन जाके क्या करा है, केस फाइल किया था, कहां पे, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। क्लियर है। तो वहां पे जाके ये पर्टिकुलर कॉलेज बोलता है जाके कि भाई अभी हाँ एफिलिएशन नहीं हुआ मगर हमारा अंडर प्रोसेस है। समझ आ रहा है, अंडर क्या है, प्रोसेस, हम लोग ने अप्लाई करा हुआ है। भाई साहब 1 साल बच्चों का वेस्ट हो गया आपके चक्कर में। क्लियर है। तो उस केस में जो कंज्यूमर कोर्ट का ऑर्डर आया कि भाई साहब एक काम करिए, कॉम्पनसेट करिए बच्चों को, रिफंड करिए, और उसके साथ अलोंग विद द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ रिफंड बोला करने को। क्लियर है, आता है समझ। तो यहां पे किसकी बात कर रहा हूं, सेलर एंड सप्लायर की बात हो रही है। इस सेलर और सप्लायर बोल रहे हैं कि हमारा एफिलिएशन है या स्पॉन्सर है, ठीक है, मगर एक्चुअल में नहीं है। ये क्या का केस आएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का केस। क्लियर है। मोस्टली कॉलेजेस केस में ये सब होता है। ठीक है। ऊपर वाला गुड्स का था, नीचे वाला सप्लायर्स का था। आता है समझ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट मेक्स, अच्छा ऐसा स्टेटमेंट है विच मेक्स अ फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन, फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन कंसर्निंग द नीड फॉर और द यूजफुलनेस ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज। ये क्या बोल रहा है, मेक्स अ फॉल्स, आप फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो या मिसलीडिंग कर रहे हो, मिसलीड कर रहे हो लोगों को, कंसर्निंग द नीड फॉर और द यूजफुलनेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, अगर आप इसको यूज कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मगर ये सब क्या है, ये सब क्या है सर, ये सब फॉल्स है। फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि अगर आपने ये ऑयल लगाया तो आपका, तो ये बॉल्ड है ना, बॉल्ड जहां बाल नहीं होते, ठीक है, जो आपका गंजा है आपका सर, इसमें बाल आ जाएंगे। क्लियर है, समझ आ रहा है। क्लियर है। जो आपका चांद जैसा ये है, इस पे क्या आ जाएंगे, इस पे बादल छा जाएंगे। बादल छा जाएंगे मींस बाल आ जाएंगे अगर आपने इस ऑयल को यूज किया। ठीक है। बहुत से डॉक्टर्स, एक केस भी हुआ था, बहुत से डॉक्टर्स ऐसे बोल रहे, जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं, कि डॉक्टर बोल रहा है कि अगर आपने ये पर्टिकुलर मेडिसिन ली तो आप अगर लड़का चाहोगे तो लड़का हो जाएगा, अगर आप लड़की चाहोगे तो लड़की हो जाएगी। भाई साहब ये क्या है, आपने लाल गोली खाई तो लड़का, आपने नीली गोली खाई तो लड़की। समझ आ रहा है। क्लियर है। तो आप क्या कर रहे हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कैसे, फॉल्सली या मिसलीड कर रहे हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आता है समझ। तो ये भी क्या है, ये जो प्रैक्टिस अगर आपने ऐसी करी फॉर द सेलिंग ऑफ योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। आ रहा है समझ, क्लियर है। आगे चलते हैं। गिव्स टू द पब्लिक एनी वारंटी और गारंटी। लो भाई क्या कर रहे हो, पब्लिक को क्या दे रहे हो आप, वारंटी या गारंटी दे रहे हो, किसकी, परफॉर्मेंस की, ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एफिकेसी, एफिकेसी मींस एफिशिएंसी, ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एफिकेसी और ऑफ द लेंथ ऑफ लाइफ, किसकी, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की लाइफ की गारंटी दे रहे हो, वारंटी दे रहे हो। ठीक है। और ऑफ एनी गुड्स दैट इज नॉट बेस्ड ऑन एडिक्वेट और प्रॉपर टेस्ट देयर ऑफ। लो भाई, प्रॉपर टेस्टिंग एंड ऑल आपने नहीं करी प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट कितने साल तक चलेगा, मगर आप क्या बोल रहे हो, ये प्रोडक्ट अगले 50 साल तक चलेगा, अगले 100 साल तक चलेगा। एक्चुअल में अगर आपने टेस्ट करा हुआ है, टेस्टिंग प्रॉपर लैब ऑल में आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रॉपर टेस्टिंग एंड ऑल प्रोडक्ट की करी है, और उसके बाद अगर आप गारंटी वारंटी दे रहे हो, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई टेंशन की बात नहीं है। मगर आपने कोई इसकी प्रॉपर टेस्टिंग देखो लिखा है ना, नॉट बेस्ड ऑन, तो भी आप गारंटी या वारंटी दे रहे हो दैट इज नॉट बेस्ड ऑन एडिक्वेट और प्रॉपर टेस्ट पे, तो उसके बाद वो अगर वो प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। आगे कंडीशन क्या प्रोविजन लिखा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ डिफेंस इज रेज्ड टू द इफेक्ट दैट सच वारंटी और गारंटी इज बेस्ड ऑन एडिक्वेट और प्रॉपर टेस्ट द बर्डन ऑफ प्रूफ। अच्छा, अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, किसी ने आपको प्रोडक्ट दिया, ठीक है, और उसमें बोला कि भाई ये प्रोडक्ट ना पर्टिकुलर 20 साल तक चलेगा। क्लियर है, आता है समझ। मगर क्या हुआ कि वो 20 साल तक नहीं चला,
आप कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गए, आप कंज्यूमर कोर्ट चले गए तो आपने केस डाला है, ठीक है, आपने केस डाला है। डिफेंडेंट कौन है? एक तरह से अपोजिट पार्टी कौन है आपकी? कौन है? जिससे आपने खरीदा है, जो सेलर होगा, जो मैन्युफैक्चरर होगा, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर अगर अपने डिफेंस में क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ डिफेंस इज रेज्ड, अब डिफेंस उसने दिया, टू द इफेक्ट दैट सच वारंटी और गारंटी इज बेस्ड अपॉन अ एडिक्वेट, उसने डिफेंस में बोला कि जो भी ये है, ये हमने गारंटी जो भी दे रहे हैं, वारंटी जो भी हमने दी है, ये टेस्ट पे बेस्ड थी, ठीक है, इसके प्रॉपर टेस्टिंग करी गई है। द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ सच डिफेंस शैल लाई ऑन द, भाई आपको प्रूफ करना पड़ेगा, किसको प्रूफ करना पड़ेगा? उस सेलर को, उस मैन्युफैक्चरर को प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई साहब ये जो प्रोडक्ट है इसकी प्रॉपर टेस्टिंग एंड ऑल कराई गई है। क्लियर है? समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? आपको प्रोडक्ट दिया, इतने टाइम तक चलेगा, ऐसा चलेगा, वैसा चलेगा, नहीं हुआ, आपने केस फाइल कर दिया, बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा दूसरी पार्टी के ऊपर जिसके खिलाफ आपने केस फाइल किया है, कि आप ये प्रूफ करिए कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट की प्रॉपर टेस्टिंग एंड ऑल कराई गई है। समझ आ रहा है? तभी हमने गारंटी एंड ऑल दी है। जैसे एग्जांपल ले लो, जो आप बहुत बार देखते होंगे, फिलिप्स वाले जो है, फिलिप्स की ट्यूबलाइट का बोलते हैं कि 1,00,000 बार आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो भाई क्या एक्चुअल में उन्होंने इसकी टेस्टिंग करी होगी? एक लाख बार ऑन ऑफ करा होगा जब मैन्युफैक्चर करा होगा ट्यूबलाइट? द आंसर इज यस, करा होगा। उसी के बेस पे वो दे रहे हैं गारंटी, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, अदरवाइज तो यूटीपी में आ जाओगे आप। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई साहब? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ, अब बीएमडब्ल्यू कार जो होती है, बीएमडब्ल्यू कार्स जो होती है, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में क्या करते हैं? कार क्रैश का टेस्टिंग कराती है, ठीक है। बीएमडब्ल्यू क्या करती है? कार क्रैशिंग का टेस्टिंग होती है पूरी, की भाई साहब अगर हमारी गाड़ी क्रैश हो जाएगी तो अंदर के जो लोग हैं वो बच जाएंगे, क्योंकि हमने ऐसा मटेरियल लगाया हुआ है कि उनकी जान एंड ऑल नहीं जाएगी। कार क्रैश करवाते हैं प्रॉपर, सो दैट पता चल सके कि अंदर किसी जो पैसेंजर बैठा है उसको कोई दिक्कत तो नहीं होगी कभी, ठीक है। आता है समझ? आता है समझ? क्लियर है? और उसी के बेस पे वो ऐसा एडवर्टीजमेंट करते हैं। बट सेफ्टी के लिए आज बोला ही जाता है आज की डेट में कि भाई साहब आप सेफ रहिए, आप ऐसी गाड़ी लीजिए जिसमें हर जगह एयर बैग्स एंड ऑल हो, ठीक है। गाड़ियां वाले तो बोलेंगे बोलेंगे अपना प्रमोट करने के लिए, मगर आपको सेफ्टी मेजर्स आपको भी अपने लेके चलने हैं। क्लियर है? तो मतलब बस सिंपल सा ये बात है, ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है या कोई भी सेलर है, जो भी है, अगर वो कोई चीज की वारंटी गारंटी दे रहा है, ठीक है, तो वो जो गारंटी वारंटी होगी दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन द प्रॉपर और एडिक्वेट टेस्टिंग। टेस्टिंग के बेस पे अगर आप दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप इसके अंदर नहीं आओगे यूटीपी के अंदर। मगर बिना टेस्ट कराए एंड ऑल आप खाली बस बोल रहे हो मुंह से, कोई टेस्टिंग उसकी है ही नहीं, पता ही नहीं है, तो भाई साहब वो किस में आ जाएगा? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आता है समझ? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है? मेक्स टू द पब्लिक, ऐसा स्टेटमेंट है, मेक्स टू द पब्लिक अ रिप्रेजेंटेशन इन अ फॉर्म दैट पर्पस टू बी अ, दैट पर्पस जो कि लगता है क्या? पर्पस टू बी अ वारंटी और गारंटी ऑफ अ प्रोडक्ट और ऑफ एनी गुड्स और सर्विस। अच्छा, या तो a promise to replace, maintain, or repair any article, any part thereof, or to repeat or continue a service until it is achieved a specified result. If such purported warranty or guarantee or promise is materially misleading, or if there is no reasonable prospect that such warranty, guarantee or promise will be carried out. लो भाई, क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है कि आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो, पब्लिक को ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो या ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हो। एक मिनट, हाँ जी, क्या बोल रहा है? आप पब्लिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा दे रहे हो इन अ फॉर्म दैट पर्पस अ वारंटी और गारंटी ऑफ अ प्रोडक्ट और ऑफ एनी गुड्स और सर्विस, या तो अ प्रॉमिस आप कर रहे हो टू रिप्लेस, मेंटेन और रिपेयर एनी आर्टिकल और एनी पार्ट देयर ऑफ, or to repeat or continue a service until it has achieved a specified result. If, अब यहां से अलग है, if such purported warranty or guarantee or promise is materially misleading, जो भी आप गारंटी दे रहे हो, जो भी आप वारंटी दे रहे हो, क्या वारंटी दे रहे हो? कि भाई साहब आपका अगर कोई गुड्स खराब हो जाएगा तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, हम इसको रिपेयर कर देंगे। समझ आ रहा है? क्लियर है? और आपने जो भी वो करी है, जो भी आपने ये गारंटी या वारंटी दी है, वो कैसी है आपकी? If such purported warranty or guarantee or promise is materially misleading, or if there is no reasonable prospect that such warranty or guarantee or promise will be carry out। खाली आप बोलने के लिए बोल रहे हो, मगर आपकी इंटेंशन ऐसी कुछ भी नहीं है, आपकी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं उसको रिपेयर करूंगा या रिप्लेस करेंगे एंड ऑल। आपने बोला कि अगर ये प्रोडक्ट 1 साल के अंदर खराब हो गया तो आप आइएगा और गारंटी पीरियड में अगर खराब हो गया तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे, रिपेयर कर देंगे। क्लियर है?
ठीक है, मगर एक्चुअल में आप ऐसा काम नहीं कर रहे हो, तो ये बोलेंगे दिस इज द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। मगर एक ऐसा केस हुआ अगर कि भाई साहब 1 साल की गारंटी है, ठीक है, या 1 साल की वारंटी पीरियड है और वारंटी पीरियड एक्सपायर हो गया, वारंटी पीरियड क्या हो गया, एक्सपायर, और उसके अगले दिन आपका प्रोडक्ट अगर खराब हो रहा है, ठीक है, तो क्या वो जो मैन्युफैक्चरर है या सेलर है, क्या वो मना कर सकता है? क्या वो मना कर सकता है? द आंसर इज यस, तब मना कर सकता है। मगर जो वारंटी या गारंटी वाला पीरियड है, उस जिसकी वो दे रहा है चीजें, और उसके अंदर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बेटा, और वो काम नहीं करता, तो उस केस में इसको हम बोल देंगे यू। गेटिंग? चलिए नेक्स्ट, मटेरियली मिसलीड्स द पब्लिक कंसर्निंग द प्राइज। लो भाई, मटेरियली क्या कर रहे हो? मिसलीड कर रहे हो। मिसलीड का मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं। इसको द पब्लिक कंसर्निंग द प्राइज, price at which a product or like products or a goods or service have been are ordinarily sold or provided, and for this purpose a representation as to the price shall be deemed। अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं है, यहां तक से आपको समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। ऑर्डिनरी अगर देखा जाए, ऑर्डिनरली क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट है उसको आप एक नॉर्मल प्राइस पे बेचते हो, ठीक है, मगर आपने क्या करा है, आपने क्या करा, जो प्राइस टैग लगा है ना, उसके ऊपर आपने कुछ ना चिपका दिया, ठीक है। पहले लिखा था उसके ऊपर 500 रुपए, अब आपने एक प्राइस टैग जो है उसी के ऊपर एक स्लिप चिपका दी और वहां पे लिखा हुआ है 800 रुपए। समझ आ रहा है क्या लिखा है? 800 रुपए लिखा है, और एकदम अनरीजनेबल है, कोई मतलब है ही नहीं इसका। अब आप पब्लिक को कंफ्यूज, देखो लिखा है आगे, मटेरियली मिसलीड्स द पब्लिक कंसर्निंग द प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट और लाइक प्रोडक्ट, उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विसेज हैव बीन और आर ऑर्डिनरली सोल्ड और प्रोवाइडेड, and for this purpose a representation as to the price shall be deemed to refer, जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, shall be deemed to refer a price at which a product or goods have been sold by the seller as provided by the seller generally। जनरली जो आप बेचते हो वो नहीं है, मगर आपने क्या करा, प्राइस टैग लगा के क्या कर दिया, प्राइस अपने आप बढ़ा दिया। और अनलेस इट इज क्लियरली स्पेसिफाइड टू बी द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड। समझ आ रहा है? तो आपने क्या करा है, प्राइस टैग को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया, जानबूझ के चेंज कर दिया, कोई मतलब उसका नहीं था चेंज करने का। एक दिन पहले आपसे प्रोडक्ट लेके गए 500 में, अगले दिन आए तो देखिए उसका प्राइस टैग आपने चिपका दिया और आप बोल रहे हो अभी 800 रुपए का। क्यों भाई साहब, किस लिए 800 रुपए का? ठीक है, अनरीजनेबल आप ले रहे हो। आ रहा समझ? तो ये भी हम क्या मानेंगे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। नेक्स्ट, gives false or misleading facts disparaging goods, सर्विसेज और ट्रेड ऑफ अनदर पर्पस। ये क्या बोल रहा है, आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो जो कि फॉल्स है या मिसलीडिंग फैक्ट्स बता रहे हो, किसके बारे में? मिसलीडिंग फैक्ट्स डिस्पैरेजिंग द गुड्स, सर्विसेज और ट्रेड ऑफ अनदर पर्सन। ये क्या है भाई साहब, ये क्या है? आप क्या कर रहे हो, आप झूठे और मिसलीडिंग फैक्ट्स बता रहे हो। किसका? डिस्पैरेजिंग का मतलब होता है, डिस्पैरेजिंग का मतलब होता है टू स्पॉइल द इमेज, स्पॉइल इमेज, किसी इमेज को खराब करने के लिए आप कुछ ऐसी चीजें बोल रहे हो, ठीक है, ऐसी चीजें बोल रहे हो जिससे कि किसी दूसरे पर्सन के गुड्स या दूसरे पर्सन जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसकी इमेज क्या कर रहे हो, खराब कर रहे हो। ठीक है, आप कुछ ऐसा स्टेटमेंट बोल रहे हो जिससे कि क्या हो रहा है, दूसरे पर्सन जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आपके क्या है, कॉम्पिटिटर्स, या अनदर पर्सन कौन है, कॉम्पिटिटर आपका। ठीक है, आप कुछ ऐसे स्टेटमेंट बोल रहे हो जो कि पहली बात क्या है, झूठा है, मिसलीडिंग है, और उस स्टेटमेंट से क्या हो रहा है, इस सामने वाले के जो कॉम्पिटिटर है उसकी जो गुड्स है या सर्विसेज है उनकी इमेज क्या हो रही है, खराब हो रही है। ये भी क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होगी। समझ आ रहा है? ये भी क्या होगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। आपको एक बात बताऊं, एक केस हुआ था बिटवीन डाबर एंड जंडू, झंडू होता है झंडू बाम, ठीक है, डाबर और झंडू का केस हुआ था। तो अब डाबर एंड, मैं वर्सेस लिख देता हूं। अब झंडू ने क्या करा था, झंडू ने क्या लिखा था, झंडू ने लिखा था अपने च्यवनप्राश के ऊपर, झंडू का च्यवनप्राश भी आता है, ठीक है, लिखा था असली च्यवनप्राश, असली च्यवनप्राश लिखा है इन्होंने, ठीक है, असली च्यवनप्राश। भाई साहब हुआ क्या, डाबर ने केस फाइल कर दिया कंज्यूमर कोर्ट में अगेंस्ट झंडू। और क्या बोला डाबर ने कि सर अगर ये बोल रहा है कि असली च्यवनप्राश, तो सर क्या हमारा नकली है क्या, हमारा सर नकली है क्या? समझ आ रहा है? तो ये केस वहां पे फाइल हो गया था, ठीक है, मैटर गया था किसके पास, कंज्यूमर कोर्ट में गया था। फिर इस झंडू वाले से पूछा गया कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों लिखा, आपने ऐसा क्यों लिखा? तो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि
पुराने टाइम में जो एक्चुअल च्यवनप्राश बनता था, उनकी जो भी आपकी इंग्रेडिएंट्स होती थी, वो सब कुछ हम लोग ने देख के मिला के इस पर्टिकुलर च्यवनप्राश को बनाया है। इसलिए हमने लिखा है खाली असली च्यवनप्राश, और हमारी कोई इसमें इंटेंशन नहीं है। समझ आ रहा है? क्लियर है? क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहे हैं संडू कि पुराने टाइम से हाँ, जो भी आयुर्वेदिक जो भी मटेरियल इसके अंदर यूज होता था एक्चुअल में च्यवनप्राश को बनाने के लिए, हमने सब कुछ वही फॉलो किया है पूरा, और च्यवनप्राश बनाया है। इसलिए बस हम लोग लिखा है असली च्यवनप्राश। हमारा कोई ऐसी इंटेंशन नहीं कि सामने वाले को हम इफेक्ट करें, ये उन्होंने वहां पे बोला था। क्लियर है? आता है समझ? तो भाई ये सिंपल सी बस ये चीज हो रही है कि आप कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोलोगे जिससे कि सामने वाले के गुड्स का इमेज क्या हो, स्पॉइल हो या खराब हो। ठीक है? अगर आपने ऐसा कुछ किया भाई साहब, उसको क्या बोलेंगे? दैट विल बी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? यहां जाके अगर देखो, ये हमारे क्लॉज नंबर 1 के सब पॉइंट्स थे, तो आप देखोगे सब एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड आपका है, स्टेटमेंट से रिलेटेड है। अगर आगे नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, क्या बोल रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब क्लॉज का मतलब क्या? दिस सब क्लॉज का मतलब क्या? दिस सब क्लॉज का मतलब क्या? ये पॉइंट जे की बात कर रहा है? नहीं, सब क्लॉज का मतलब ये सब क्लॉज 1 की बात कर रहा है, इसकी। फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज, दिस सब क्लॉज मतलब सर सब क्लॉज 1 जो दिया हुआ ऊपर हम लोग जहां से स्टार्ट किया, उसके जितने भी पॉइंट थे सबके लिए। क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस्ड ऑन एन आर्टिकल ऑफर्ड और डिस्प्ले फॉर सेल और ऑन इट्स रैपर या कंटेनर, या तो एक्सप्रेस्ड ऑन एनीथिंग अटैच्ड टू, इंसर्टेड इन, उसके अंदर सर्ट किया किसी चीज के अंदर, अकम्पनिंग एन आर्टिकल ऑफर्ड, ठीक है, कंटेन्ड इन, और एनीथिंग दैट इज सोल्ड, सेंट, डिलीवर्ड, ट्रांसमिटेड और इन एनी अदर मैनर whatsoever made available to the member of the public shall be, यहां ये shall सबके लिए है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, shall be deemed to be the statement made to the public by and only by the person who had caused the statement to so expressed, made or contained। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जो भी आप आर्टिकल दे रहे हो या जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी लिखा है आपने, चाहे प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हो, देखिए लिखा है ना, एक्सप्रेस्ड ऑन द आर्टिकल, आर्टिकल के ऊपर आपने लिखा है, और डिस्प्लेड फॉर सेल है, या तो ऑन इट्स रैपर पे आपने लिखा, या तो कंटेनर जिसके अंदर डाल के भेज रहे हो उसके ऊपर आपने कुछ लिखा, ठीक है, या तो एक्सप्रेस्ड ऑन एनीथिंग अटैच्ड टू इट, ये होता है ना कोई आपने उसके साथ स्लिप लगा दी, उसके ऊपर लिखा, इंसर्ट करा है उसके अंदर आपने बॉक्स के अंदर, ठीक है, और अकम्पनिंग एन आर्टिकल, या आर्टिकल के साथ जो चीज आपने लिख के भेजी, जो भी चीज आपने लिखा है, जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है वो सबको हम लेके चलेंगे यहाँ पे। देखिए, shall be deemed to be a statement, सबको हम स्टेटमेंट मानेंगे। shall be deemed to be a statement, चाहे प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हो, चाहे प्रोडक्ट के अंदर आपने डाल दिया हो कोई चीज, स्टेटमेंट लिख के स्लिप डाल दी हो, अटैच कर दी हो, सबको हम मानेंगे कि भाई वो प्रोडक्ट से रिलेटेड ही स्टेटमेंट है टू द पब्लिक बाय एंड ओनली बाय द पर्सन। और स्टेटमेंट कौन दे रहा है? बाय एंड ओनली बाय द पर्सन हु हैड कॉज्ड द स्टेटमेंट टू बी सो एक्सप्रेस्ड, मेड और कंटेन्ड। क्लियर है? आ रहा है समझ? तो ऐसा नहीं कि खाली प्रोडक्ट के ऊपर अगर लिखा है तो ठीक है, नहीं सर, अगर प्रोडक्ट के साथ कोई स्लिप अटैच करके भेजी है वो भी हो सकता है, ठीक है, वो भी हम मानेंगे उससे रिलेटेड आप बोल रहे हो। जैसे आप गोल्ड लेने जाते हो, सोना आप जाते हो, अगर रिंग ले रहे हो, आप बालियां ले रहे हो, झुमके ले रहे हो, ठीक है, जो भी ले रहे हो, तो आप देखते होगे उनके साथ एक हमेशा एक स्लिप होती। आप मार्केट में जाते हो, गॉगल्स लेते हो, तो गॉगल्स के ऊपर कुछ नहीं लिखते, एक स्लिप देखो उसके साथ चिपकी रहती है साइड में। वॉचेस लेते हो, वॉचेस के साथ एक स्लिप लगी रहती है, साथ में टैग लगा रहता है। समझ आ रहा है? तो टैग में जो भी आपने इंफॉर्मेशन डाली है, हम मानेंगे कि अब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ही आपने रिप्रेजेंटेशन दिया। समझ आ रहा है? आप ऐसा नहीं बोल सकते नहीं देखो हमने प्रोडक्ट के ऊपर तो लिखा नहीं कुछ, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब कोई डेलिकेट सामान है उसके ऊपर आप कुछ नहीं लिख सकते, आपने उसको डब्बे में डाला, डब्बे के ऊपर सब कुछ लिखा, तो जो भी आपने स्टेटमेंट डब्बे के ऊपर लिखी है हम इससे रिलेटेड मानेंगे। आ रहा है समझ? क्लियर है? क्लियर और नॉट क्लियर? चलिए, तो ये इसके लिए था, फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज 1। यहां जाके आपका सब क्लॉज 1 अभी ओवर होता है, अभी सिर्फ एक ही क्लॉज खत्म हुआ है। अब आते हैं सब क्लॉज 2 पे। सब क्लॉज 2 जो आपका है, दैट विल बी टोटली रिलेटेड टू बार्गेन प्राइस से रिलेट करेगा। किससे रिलेट करेगा? बार्गेन प्राइस। देखिए आएगा बार्गेन प्राइस। बार्गेन प्राइस होता है ना डिस्काउंट, होता है ना डिस्काउंटेड प्रोडक्ट, सेल सेल सेल, आता है समझ? सेल 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 सम सुना है? क्लियर है? ये उससे रिलेटेड बात कर रहा है। देखिए लिखा है, परमिटिंग द पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट
वेदर इन एनी न्यूज़पेपर और अदरवाइज इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से करो चाहे आप, फॉर द सेल और सप्लाई एट अ बार्गेन, डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट अप टू 50%, अप टू 60%, अप टू 90%, अप टू 20% होता है। डिस्काउंट अप टू होता है, और एक होता है डिस्काउंट कैसा होता है, फ्लैट, फ्लैट 50% ऑफ, फ्लैट 40% ऑफ होता है ना, तो उसकी बात कर रहे हो आप, इसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट आर नॉट इंटेंडेड। आप स्टेटमेंट करते हो, पब्लिकेशन तो कर रहे हो, सेल सेल सेल, डिस्काउंट अप टू दिस, सेल अप टू दिस, जो भी कर रहे हो, मगर आपकी इंटेंशन ऐसी नहीं है क्या, नॉट इंटेंडेड टू बी ऑफर्ड फॉर सेल और सप्लाई एट अ बार्गेन प्राइस। पहली तो इंटेंशन आपकी गड़बड़ है, आप खाली बस कर रहे हो अपना, मगर आपकी इंटेंशन ऐसी नहीं है। और या तो फॉर अ पीरियड दैट इज एंड इन क्वांटिटीज दैट आर reasonable having regard to the nature of the market in which the business is carried on, the nature and size of the business and the nature of the advertisement। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई साहब ये, अब देखिए सुनिए क्या बोल रहा है, सुनो। आपने सेल 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 लगाया, आपने लिखा डिस्काउंट अप टू 40%, 40% डिस्काउंट देखा, ठीक है, और क्या लिखा, अप टू 40%, अब यही 40%। अब आप अपने आप को मान के चलो, आप मार्केट से निकल रहे हो, ठीक है, अब अपने घर के सामने कोई मार्केट है आपकी, कैनॉट प्लेस ले लो, कैनॉट प्लेस से आप जा रहे हो, ठीक, कैनॉट प्लेस सीपी दिल्ली, ठीक है, आप वहां से गुजर रहे हो, आपने देखा भाई बड़े बड़े वहां पे शोरूम्स हैं, अब वहां पे आपने देखा कि वहां लिखा है डिस्काउंट अप टू 40%, आपको लगा भाई 40% डिस्काउंट पे सामान मिलेगा, आप चलेगा शोरूम के अंदर, क्लियर है। अब आपने देखा कि भाई अलग अलग सेक्शंस हैं, एक जगह लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में 20% डिस्काउंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, अप टू 40%, 40% तक, फ्लैट नहीं लिखा है, अप टू। तो आप गए, आप देखते हो हाँ भाई ये प्रोडक्ट में 20% है, एक प्रोडक्ट आपका देखा वहां पे 10% है, एक प्रोडक्ट आपने देखा वहां पे 5% है। आपने बोला सेल्स बॉय या सेल्स गर्ल को आपने बुलाया, इधर आइए जरा एक बात बताइए, बाहर तो लिखा हुआ है आप डिस्काउंट अप टू 40% लिखा है ना, तो जरा मुझे बताइए 40% वाला कौन सा प्रोडक्ट है। बोलती है इधर आइए सर, एक मिनट इधर आइए, आप इधर आइए, आपको 40% वाले प्रोडक्ट को दिखाया, तो देखा कोने में एक सेक्शन बना था, छोटा सा सेक्शन बनाया हुआ, बहुत छोटा सा, वहां पे कुछ ऐसे कपड़े रखे हैं जो यूजलेस होते हैं, जिसको आप घर में आप तो खरीदने गए हो, अगर आपको फ्री में मिल जाए तब भी आप ना पहनो, ऐसे कपड़े कुछ वहां पे रखे हैं, और बहुत कम सेक्शंस में रखे हैं, बहुत कम क्वांटिटी में रखे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं, अगर क्वांटिटीज वाइज अगर देखा जाए तो भाई खाली 5% ऑफ टोटल क्वांटिटी, खाली क्लॉथ जो रखे हैं वो 40% वाले रखे हुए, और बाकी सब यहाँ पे रखा है, बाकी सब कोई फ्रेश अराइवल्स रखे हैं, या कोई बाकी 5% 10% डिस्काउंट रखे हैं, और खाली जो 40% तक देखा जाए तो खाली रखा है छोटा सा पोर्शन, बहुत कम पोर्शन। अगर आपको जो पसंद आया हुआ है, आपको जो प्रोडक्ट पसंद आया उस पर खाली 10% डिस्काउंट है, आपने जब देखा शोरूम में तो आपको 10% वाला पसंद आ गया, एक शर्ट आपको पसंद आ गई जिसपे खाली 10% है, आपने बोला भाई 40% दिखाओ, 40% आप देखने गए तो वहां पे तो ऐसा रखा है कि भाई फ्री में मिले तो भी ना पहने बंदा, क्लियर है, आता है समझ, आता है कि नहीं समझ। अब एक बात बताओ, आपने अप टू 40% तो लिखा है, मगर एक प्रॉपर क्वांटिटी वाइज में भी होना चाहिए ना। चलो आप बोल रहे हो कि हम दे तो रहे हैं, हम दे तो रहे, आपने बस बोलने के लिए बोल दिया कि हम दे तो रहे क्योंकि आपने बाहर पब्लिकेशन करी हुई है तो आपको देना तो पड़ेगा, ठीक है, तो मगर आप दे कितना रहे हो, आप दे कितना रहे हो, थोड़ा सा, हाँ, नॉट इवन 5% और 10% ऑफ द टोटल क्वांटिटी इन द शोरूम। अब खाली उसका छोटा सा सेक्शन लेके आपने रख दिया, और वो भी एकदम यूजलेस चीज, समझ आ रहा है। तो इससे तो ये समझ आ रहा है ना कि आपने क्या कर रहे हो, बस आप ये चाह रहे हो एक बार इंसान, एक बार कंज्यूमर, एक बार कस्टमर एंटर कर जाए बस मेरे शोरूम, और अपने आप उसको चीजें पसंद आ जाएंगी। अब हुआ क्या, आप शोरूम के अंदर गए, आपको वो प्रोडक्ट पसंद आया जिसपे खाली 10% ऑफ था, अब आपका मन तो वो करा लेने का, मगर भाई आपने बोला भाई साहब इसमें खाली 10% ऑफ है, समझ आ रहा है। अब वहां पे आपके पास सेल्स बॉय आया, सेल्स गर्ल आया, सर ले लीजिए प्रोडक्ट एंड ऑल, उसका अपनी क्या दिखाया उसने, अपनी स्किल दिखाई, सेल्स स्किल उन्होंने दिखाई, सर ले लीजिए ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, 10% ऑफ पे अच्छा प्राइस में मिल रहा है एंड ऑल, एक्सेप्टर आपसे बोला, और आप क्या करे, आपका मन तो आ गया था उस शर्ट पे, ठीक है, आपका मन तो आ गया था, और आपने क्या करा, वो एक्चुअल में खरीद लिया, आपने खरीद लिया। बेटा इसको पता है क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेट एंड स्विच सेलिंग, बेट एंड स्विच सेलिंग। बेट एंड स्विच सेलिंग क्या होता है पता है आपको, बेट एंड स्विच सेलिंग मतलब आपको एक तरह से मछली की तरह ट्रीट किया गया, ठीक है। बेट का मतलब क्या होता है, जो मछली को दाना डाला जाता है ना, तो बेट का मतलब वो है, बेट का मतलब वो है जो दाना डालते हैं मछलियों को, और उसके बाद क्या करा,
आपको दाना डाला मतलब आपको अंदर बुलाया गया किसी तरह, आपको लालच देके कि डिस्काउंट अप टू 40%, आपको लालच देके अंदर बुलाया गया और क्या कर दिया गया, स्विच सेलिंग करा दी गई। स्विच सेलिंग कर दी गई कैसे, मतलब आप तो आए थे 40% के डिस्काउंट पे लेने, मगर आपको 10% डिस्काउंट वाला प्रोडक्ट उन्होंने अपनी स्किल से आपको बेच दिया। इसको बोला जाता है बेट एंड स्विच सेलिंग बोला जाता है। क्लियर है, ये एक अलग चीज है। मगर अब मेरा मेरा मतलब क्या है यहाँ पे बोलने का कि भाई साहब आपने अप टू 40% बोला, अप टू 40% बोला, आपने प्रोडक्ट रखा है कुछ, चलिए आपकी चलो इंटेंशन नहीं होती तो अब तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में डायरेक्ट आ जाते। अगर आपके पास प्रोडक्ट दो ही केस हो सकते थे ना, आपने अप टू 40% बोला और आप जब शोरूम के अंदर गए वहां पे 40% वाला कोई था ही नहीं, कोई चीज था ही नहीं, तो बेटा वो कहां पे आ जाएगा, इधर दैट आर नॉट इंटेंडेड टू बी ऑफर्ड, तो इसमें आ जाता। तो आप इस केस में होता तो आप यूटीपी में फंसी जाते, वो शोरूम वाला फंस जाता अगर उसके पास स्टॉक होता ही नहीं। मगर यहां पे क्या हुआ है, उन्होंने रखा तो है मगर क्वांटिटी क्या रखी है, बहुत कम रखी हुई है। ठीक है, एज पर द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। अब भाई आप शोरूम में गए हो एलन सॉली के, वेन्यूसन के, ब्लैकबेरी के, अच्छा खासा उनका शोरूम है, 2 फ्लोर का शोरूम है, हाँ, और रखा क्या है, छोटा सा सेक्शन, हल्का जरा सा सेक्शन, हाँ, मुश्किल से 50 कपड़े होंगे वहां पे। आ रहा है समझ, क्वांटिटी मगर कब रखी है, उनका इंटेंशन क्या यहाँ पे दिख रहा है कि बस एक बार कस्टमर अंदर आए, बस एक बार अंदर आ जाए, बस। समझ आ रहा है, तो बेटा इसको क्या बोलेंगे, ये भी एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर, अगर आप कोई चीज बोल रहे हो तो एक प्रॉपर क्वांटिटी में भी आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, एज पर द नेचर एंड साइज ऑफ योर बिजनेस। देखिए आगे लिखा है, वही चीज लिखी है, नॉट इंटेंडेड टू बी ऑफर फॉर सेल और सप्लाई एट अ बार्गेन प्राइस, पहला पॉइंट। और दूसरा, या तो फॉर अ पीरियड, या तो एक अच्छे पीरियड के लिए आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, ड्यूरेशन के लिए, और या तो एंड इज इन क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटी में है दैट आर रीजनेबल हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द मार्केट, एक रीजनेबल क्वांटिटी में रखना पड़ेगा एज पर द नेचर ऑफ द मार्केट इन विच द बिजनेस इज कैरिड ऑन, द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस एंड नेचर ऑफ द एडवर्टीजमेंट। समझ आ रहा है, जैसा बिजनेस का आपका नेचर है, जैसे मार्केट में आप हो, उसके हिसाब से आपको उस क्वांटिटीज में भी रखना पड़ेगा। क्लियर है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सामने वालों को समझ आ रहा है कि आपकी इंटेंशन एक्चुअल में है, कि आपका इंटेंशन है और द बेट एंड स्विच सेलिंग की है। ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। आता है समझ, आता है समझ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब लिखा है मैंने फ्लैट 50% ऑफ, आप अंदर जाते हो शोरूम के अंदर, वहां देखते हो कोई फ्लैट 50% ऑफ है ही नहीं, वो बोल रहे सर नहीं 40 है, 30 है, 20 है, फ्लैट 50 कोई है ही नहीं, तो ऐसा गलत है। यस सर, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आ जाओगे, पहले पहले पॉइंट में आ जाओगे, इसके अंदर नॉट इंटेंडेड वाले में आ जाओगे, इसके अंदर फर्स्ट वाले के अंदर। क्लियर है, आता है समझ कि नहीं आता समझ। ठीक है, तो प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए, प्रॉपर टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए। आई थिंक, चलिए एक्सप्लेनेशन इससे रिलेटेड है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब क्लॉज, बार्गेन प्राइस का मतलब क्या होता है, बार्गेन प्राइस वही सर डिस्काउंटेड वाला प्राइस, मींस a price that is stated in any advertisement to be a bargain price by reference to any ordinary price or otherwise। reference to ordinary price मतलब ordinary price जो नॉर्मल प्राइस होता है उससे कम होता है। ordinary price का मतलब क्या, और ordinary price का मतलब जो नॉर्मल प्राइस है उससे बार्गेन प्राइस क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कम होगा। ठीक है, टू बी लेस देन मतलब एक तरह से बोल सकता हूं द बार्गेन प्राइस शुड बी लेस देन द ऑर्डिनरी प्राइस, वही बार्गेन प्राइस होता है। a price that a person who reads, hears or sees एडवर्टीजमेंट्स, जो आप पर्सन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, देख रहा है या सुन रहा है, वुड रीजनेबली अंडरस्टैंड टू बी अ बार्गेन प्राइस हैविंग रिगार्ड टू द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट एडवर्टाइज और लाइक प्रोडक्ट आर ऑर्डिनरी सोल्ड। अब कोई भी बंदा देख रहा है, सुन रहा है, तो उस बंदे को समझ आना चाहिए, हाँ भैया ये प्रोडक्ट ना क्या है, डिस्काउंटेड पे है। ऑर्डिनरी प्राइस तो उसका कल मैं आया था शोरूम में तो मैं देख के गया था, इसका प्राइस 5000 था, मगर अब देख रहा हूं कि हाँ भाई डिस्काउंट इन्होंने लगाया है, कितना 40% डिस्काउंट, अब इसका डिस्काउंटेड रेट कितना है, 3000 रुपए। तो ऐसा होना चाहिए, समझ आ रहा है। ऐसा नहीं हो कि आपने क्या किया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्या किया कि आज आपने प्रोडक्ट आपके शोरूम में 5000 का है, ठीक है, आपने क्या किया, रात को प्राइस टैग चेंज कर दिए और प्राइस टैग लगा दिया 10,000 का, ठीक है, और अगले दिन आपने क्या लिख दिया, फ्लैट डिस्काउंट अप टू 50%। आ रहा है समझ, आ रहा है समझ। ऐसा नहीं, ऐसा करोगे भाई साहब यूटीपी में फंस जाओगे आप, ऐसे में फंस जाओगे आप यूटीपी के अंदर। मगर बहुत जगह ऐसा चल रहा है, क्लियर है। अब जो पकड़े जाते हैं पकड़े जाते हैं, जो नहीं पकड़े जाते आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। समझ आ रही है, क्लियर है। तो ऑर्डिनरी प्राइस जो है उससे आपका प्राइस कम होगा, उसको ही बोलते हैं हम लोग बार्गेन प्राइस। क्लियर, क्लियर। ये था हमारा पॉइंट नंबर 2 जो बार्गेन प्राइस से रिलेटेड था। अब आता है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3,
ऑर्डिनरी प्राइस का मतलब समझ आता है ना, जो एमआरपी होती है, ऑर्डिनरी प्राइस का मतलब जो एमआरपी लिखी हुई है, ठीक है। आइए पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। परमिटिंग द ऑफरिंग ऑफ गिफ्ट्स, प्राइजेस और other items with the intention of not providing them as offered or creating impressions that something is being given or offered free of charge when it is fully partly covered। ओहो, ये क्या बोल रहा है, आप क्या क्या बोल रहा है ये, ऑफरिंग ऑफ गिफ्ट। आप क्या कर रहे हो कि भाई साहब इस प्रोडक्ट के साथ ये दूसरा प्रोडक्ट क्या है, एकदम फ्री है, आप इसके एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। सब समझ आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, देखिए इंक्लूडिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस। आप कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हो, देखिए परमिटिंग द ऑफरिंग ऑफ, ऑफर कर रहे हो क्या, गिफ्ट, प्राइज और अदर आइटम्स विद द इंटेंशन ऑफ ये इंपॉर्टेंट है, विद द इंटेंशन ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग देम एज ऑफर्ड और क्रिएटिंग इंप्रेशन दैट समथिंग इज बीइंग गिवन और ऑफर्ड फ्री ऑफ चार्ज व्हेन इट इज फुली और पार्टली कवर्ड इन द अमाउंट। देखो दो चीज है, या तो आप ऑफर क्या कर रहे हो कि भाई इस प्रोडक्ट के साथ अगर आप ये खरीदेंगे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट भी आपको हम फ्री देंगे, आप इसको ऑफर कर रहे हो एक तो, ठीक है। या तो आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो या प्रोडक्ट ए लेंगे ना तो इसके साथ आपको प्रोडक्ट बी क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। मगर एक्चुअल में दो चीज हो रही है, या तो आपकी इंटेंशन है ही नहीं फ्री देने की, पहली चीज, और या तो दो चीज आप बोल रहे हो ना हम फ्री में दे रहे हैं, क्या पता आपने जो प्रोडक्ट ए है, जो एक्चुअल प्रोडक्ट खरीद रहा है बंदा, उसके अंदर ऑलरेडी आपने उसका प्राइस जोड़ा हुआ है, या तो पूरा जोड़ा हुआ है या तो पार्टली जोड़ा हुआ है। समझ आ रहा है, तो दो केस हो रहे हैं, आप ऑफर कर रहे हो फ्री गिफ्ट का, ठीक है, तो आपको उसके पीछे दो इंटेंशन है, या तो आप खाली ऑफर कर रहे हो, आपका इंटेंशन कुछ नहीं है देने की, और या तो आप जिसके लिए ऑफर कर रहे हो फ्री में देने के लिए उसका प्राइस आपने किसी दूसरे प्रोडक्ट में ऑलरेडी क्या करा हुआ है, पूरा पूरा या तो कुछ पोर्शन उसका, देखो लिखा है ना, बीइंग, देखिए लिखा है समथिंग बी गिवन और ऑफर फ्री ऑफ चार्ज व्हेन इट इज फुली और पार्टली कवर्ड बाय द अमाउंट चार्ज। फुली और पार्टली, पूरी तरीके से या कुछ पोर्शन उसका क्या है, कवर्ड है। समझ आ रहा है, क्लियर है। आपने बोला भाई हम गिफ्ट देंगे और आपने कोई भी गिफ्ट एंड ऑल आप नहीं दे रहे, आप आ जाओगे अनफिल्टर्ड प्रैक्टिस में, क्लियर है। आप बोल रहे हो हाँ भाई प्रोडक्ट गिफ्ट दे रहे हैं, मगर एक्चुअल में देखा जाए तो भाई उस प्रोडक्ट का प्राइस आपने ऑलरेडी इंक्लूड करा हुआ है, क्लियर है। आता है, आप गए एक शोरूम में शर्ट लेने, आज शर्ट लेने गए, तो शर्ट का प्राइस था 2000 रुपीज, ठीक है। आपने बोला भाई 2000 बहुत महंगी है, आप नहीं गए। अगले दिन आपने देखा उसी शोरूम वाले ने क्या लिखा है कि शर्ट के साथ एक आपको टाई फ्री, शर्ट के साथ एक टाई फ्री। आप बोलो बहुत बढ़िया चीज है यार, चलो शर्ट 2000 की थी, कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ टाई भी एक मिलेगी मुझे। आप जाते हो शोरूम में, जब आप नेक्स्ट डे गए उसी शर्ट का प्राइस आपने देखा 2500 है, तो भाई साहब उसी शर्ट का प्राइस कितना है, 2500 रुपए है, तो आप एक दिन पहले देख के आए हो। इसका मतलब क्या हो रहा है भाई साहब, जो टाई आपको फ्री में बोला जा रहा है ना उसका प्राइस ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड कर दी। आ रहा है समझ, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, द कंडक्ट ऑफ एनी कॉन्टेस्ट, लॉटरी गेम्स और चांस और स्किल। अच्छा, कंडक्ट किसका कर रहे हो, क्या करा रहे हो आप, कोई कॉन्टेस्ट करा रहे हो, कोई लॉटरी या गेम ऑफ चांस और स्किल फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द सेल। अच्छा, आप क्या कर रहे हो, लॉटरीज करवा रहे हो, गेम करवा रहे हो, हाँ किस लिए करवा रहे हो, सो दैट आपका सेल्स का क्या हो, प्रमोशन हो, सेल्स आपकी या सप्लाई आपकी बढ़ जाए, ऑफ एनी प्रोडक्ट और एनी बिजनेस इंटरेस्ट एक्सेप्ट सच कॉन्टेस्ट। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप जानबूझ के अपना कुछ कॉन्टेस्ट करा रहे हो, लॉटरीज करा रहे हो, गेम्स करा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी क्या हो जाए, सेल्स का प्रमोशन हो। क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है। अब आपको एक चीज बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बोली हुई है, मैं पहले लाइन लिख दे रहा हूं सुप्रीम कोर्ट वाली, फिर आपको आगे बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट बोलता है दैट ये जो आपका प्रैक्टिस आप कर रहे हो ना ये वाली, इट विल बी ट्रीटेड QTP, it will be treated QTP only if this practice is prejudicial, in public interest। अगर पब्लिक इंटरेस्ट के ये प्रीजुडिशियल है, ठीक है, हार्मफुल है, तभी इस प्रैक्टिस को, ये कौन वाली प्रैक्टिस, ये जो आपने लॉटरी गेम्स एंड ऑल करा रहे हो, ठीक है, इसके लिए अगर ये प्रीजुडिशियल होगी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, देन इन दैट केस दिस प्रैक्टिस विल बी ट्रीटेड एज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। आता है समझ,
आता है समझ कि नहीं आता है समझ? बताइए, बोलो। बताइए, अब जैसे एक केस हुआ था, आपको एग्जांपल एक डिसाइडेड केस हुआ था हॉर्लिक्स का। हॉर्लिक्स का डिसाइडेड केस हुआ था। अब यहाँ पे केस क्या हुआ था, हॉर्लिक्स वाले क्या कर रहे थे, हॉर्लिक्स वाले ने प्रमोशन किया, एडवर्टीजमेंट किया कि अगर कोई भी हमारा 400 ग्राम वाला डब्बा लेगा, 400 ग्राम वाला डब्बा लेगा, तो उसके अंदर उस 400 डब्बा वाला जो आपका डब्बा है उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? एक मिनट। हाँ जी। हाँ, कोई भी अगर हमारे 400 ग्राम वाला डब्बा लेगा तो उसको जब डब्बे को आप खोलोगे ना, ओपन करोगे, तो उसके अंदर आपको एक पेपर टाइप कुछ मिलेगा, स्लिप मिलेगी, एक फॉर्म मिलेगा छोटा सा। ठीक है, उस फॉर्म को आपको खाली अपना नाम एंड ऑल भरना है और वहां पे लिखना है कि हम हॉर्लिक्स क्यों, हमें हॉर्लिक्स क्यों पसंद है, वाई डू वी लाइक हॉर्लिक्स। ठीक है, क्लियर है? तो उसके अंदर क्या रहेगा, एक स्लिप रहेगी, एक स्लिप रहेगी, आपको उसके ऊपर अपना डिटेल रखनी है, नाम एंड ऑल, फोन नंबर लिखना है, और वाई डू आई लाइक ये हॉर्लिक्स ये है। और आपके पास क्या रहेगा, आपके यू कैन बिना प्राइस एंड ऑल, इसका आपका चांस है। और आपको क्या करना है, उस स्लिप को आपको रजिस्टर्ड एड्रेस पे क्या करना है, भेजना है। ठीक है, तो क्या करना है, भेजना है। और जब हमारे पास ये सब आ जाएगा तो हम लोग उसका क्या करेंगे, हम लोग उसका क्या करेंगे, इसमें से बेस्ट 3 को निकालेंगे और जिसको भी प्राइस मिलेगा उसको हम प्राइस एंड ऑल देंगे। तो देर इज अ चांसेस ऑफ विन और लूज यहाँ पे होगा। क्लियर है? तो ये इनका कुछ ऐसा केस हुआ था, हॉर्लिक्स वालों ने ऐसा पूरे प्रमोशन के लिए निकाला था। क्लियर है? आता है समझ? यहाँ कोई दिक्कत अभी लग रही है? द आंसर इज नो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि प्री जुडिशियल तो नहीं है पब्लिक के अगेंस्ट। अगर इन्होंने क्या करा है, तो कुछ नहीं बोला, अगर आप हमारा 400 का डब्बा लेंगे तो वहां पे आपको जीतने के मौके मिलेंगे कुछ ना। आ रहा है समझ? दुबई ट्रिप ले लो भाई, या और कोई ट्रिप ले लो, क्या पता आपको जीतने के मौका मिल जाए। क्लियर है? अब भाई हुआ क्या, किसी ने क्या करा, इस कंपनी के अगेंस्ट, हॉर्लिक्स के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। क्या केस फाइल कर दिया? ये बोलते हैं कि सर हॉर्लिक्स से 400 ग्राम का डब्बा जब लेते हैं तो उसके अंदर हम लोग को ये जीतने का मौका मिलता है, 200 ग्राम वाले डब्बे के अंदर क्यों नहीं है ये, 200 ग्राम वाले डब्बे के अंदर नहीं हो। मैटर चला गया कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो हॉर्लिक्स कंपनी से वहां पे पूछा, कोर्ट ने पूछा कि भाई साहब आपके अगेंस्ट ये एलिगेशंस लगाइए कि 200 ग्राम के अंदर डब्बे पे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है। तो हॉर्लिक्स वालों ने सिंपल से बोला, सर हमारा प्रोडक्ट 200 ग्राम में भी आता है, हमारा प्रोडक्ट 400 में भी आता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं, हम तो ये नहीं बोल रहे हमारा 5 किलो का आप डब्बा लो तो आपको हम देंगे, नॉर्मल चीज है और डे टू डे लाइफ में बहुत से लोग खरीदते हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन है हमारे इस प्रोडक्ट की। 400 ग्राम भी बिकता है अच्छा खासा, 200 बिकता है। हमने ऑफर 200 के साथ नहीं निकाला इस बार, हमने 400 के साथ ऑफर निकाला हुआ है। ये कोई तो दिक्कत है नहीं, ये तो डेली नीड के हिसाब से है, तो हमने 400 के साथ निकाला, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कोर्ट को भी लिखा कि हाँ दिस इज नॉट प्री जुडिशियल, तो इस केस में क्या किया, इस केस को डिसमिस कर दिया गया। आ रहा है समझ? मतलब हॉर्लिक्स के फेवर में ही रहा यहाँ पे। आता है समझ? तो यहाँ पे कोई प्री जुडिशियल थोड़ी हो गया, हॉर्लिक्स वालों ने 400 ग्राम के डब्बे के साथ अपना ऑफर निकाला हुआ है। आ रहा है समझ? तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही बोला है कि इस प्रैक्टिस को हम यूटीपी तभी मानेंगे जब ये प्रैक्टिस प्री जुडिशियल होगी इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। दैट्स इट। आता है समझ? और आगे वाला पॉइंट भी ना इसी से मिलता जुलता है, ये नेक्स्ट वाला विद होल्डिंग from the participants of any scheme offering gifts, prize or other item free of charge on its closure the information about final results। withhold आप नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है जब भी आपने कोई जो भी ये ऑफर एंड ऑल लाया था, प्राइज एंड ऑल लाया था, ठीक है, जो भी आप गेम एंड ऑल जो भी कराया आपने, जब आपका ये खत्म हो जाए तो उसके बाद आपको ये डिस्क्लोज करना जरूरी है कि एक्चुअल में इसके विनर कौन कौन है, तो दैट ये पता चल जाए कि हाँ भाई एक्चुअल में आपने प्राइज एंड ऑल, गिफ्ट एंड ऑल दिया है। समझ आ रहा है? आप विदहोल्ड नहीं कर सकते। देखिए, विदहोल्डिंग फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स ऑफ एनी स्कीम ऑफरिंग्स गिफ्ट, प्राइज और अदर आइटम्स फ्री ऑफ चार्ज ऑन इट्स क्लोजर, जब बंद हुआ, जब आपका खत्म हुआ, तब इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनल रिजल्ट ऑफ द स्कीम, आपको फाइनल रिजल्ट बताना पड़ेगा। और फाइनल रिजल्ट आप किसी भी थ्रू के बता सकते हो, इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द स्कीम शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द फाइनल, मान लिया जाएगा कि पार्टिसिपेंट्स को रिजल्ट बता दिया गया है कब, ऑफ द स्कीम, वेयर सच रिजल्ट्स आर विद इन रीजनेबल टाइम पब्लिश्ड
prominently in the same newspaper in which the scheme was already advertised. अगर जिस न्यूज़पेपर में स्कीम का एडवर्टीजमेंट आया था उसी न्यूज़पेपर में अगर पब्लिकेशन करा दी गई है और द रिजल्ट, तो मान लिया जाएगा कि भाई हमने सबको इन्फॉर्म कर दिया है। क्लियर है? ये तो पार्टिसिपेंट्स को आप इंडिविजुअली बता सकते हो मैसेज एंड ऑल के थ्रू, या तो भाई अगर आप पब्लिकेशन भी करा दोगे तो मान लिया जाएगा कि आपने इन्फॉर्म कर दिया है, आपने विदहोल्ड नहीं करी अपने पास इन्फॉर्मेशन। आता है समझ? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बताइए भाई, क्लियर है? ये था आपका क्लॉज नंबर 3। अब आते हैं हम लोग, अब छोटे छोटे हमारे क्लॉज है। नेक्स्ट इज क्लॉज नंबर 4। क्लॉज नंबर 4 क्या है? परमिटिंग द सेल और सप्लाई ऑफ गुड्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड और अच्छा, परमिट क्या कर रहे हो? द सेल और सप्लाई ऑफ गुड्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड और आर ऑफ काइंड लाइकली टू बी यूज्ड बाय द कंज्यूमर। आपको पता है कि कंज्यूमर इसको यूज करेगा। नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट गुड्स डू नॉट कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स। नोइंग और रीजन, आपको पता है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको एक और चीज पता है। नोइंग और रीजन टू believe that the goods does not comply with the standards prescribed by the competent authorities relating to the performance, composition, contents, design, construction, finishing or packaging as are necessary to prevent or reduce the risk of injury to the person using the goods। लो भाई, अब आप कुछ ऐसे सामान बेच रहे हो, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कुछ आप ऐसा सामान बेच रहे हो जिसका नेचर कुछ ऐसा है कि भाई किसी को प्रॉब्लम पहुंचा सकता है, हैजार्डियस नेचर का भी हो सकता है। ठीक है, अब आपने क्या करा है, आपको पता है ये प्रोडक्ट सामने वाला यूज करेगा, आपको पता है कि सामने वाला प्रोडक्ट तो यूज करेगा, मगर आपको एक और चीज पता है कि तो ये प्रोडक्ट हम सामने वाले को बेच रहे हैं ना, इट डज नॉट कंप्लाई। ये देखिए लिखा है, ये देखिए मैं अलर्ट कर रहा हूं फिर से, जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो आपको पता है इट डज नॉट कंप्लाई द स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिलेटिंग टू परफॉर्मेंस। आपको पता है इस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस सही नहीं है, मगर फिर भी आप बेच रहे हो। कॉम्पोजिशन, कंटेंट्स, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, फिनिशिंग, पैकेजिंग एज आर नेसेसरी टू प्रिवेंट और रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी। आपको पता है कि जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं सही नहीं है, किस मैटर में सही नहीं है, किस मायने में सही नहीं है, इन सब चीजों से रिलेटेड सही नहीं है और इससे सामने वाले को नुकसान हो सकता है। समझ आ रहा है? मगर फिर भी आप क्या कर रहे हो, आप फिर भी बेच रहे हो। देखिए, परमिटिंग द सेल, फिर भी परमिटिंग द सेल ऑफ गुड्स इंटेंडेड टू बी यूज, आपको पता है कि यूज होगा ये, और लाइकली टू बी यूज बाय द कंज्यूमर, और आपको पता है कि भाई ये जो गुड्स के कुछ सेफ्टी मेजर्स स्टैंडर्ड्स होते हैं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बताए हैं कि ये सब होना चाहिए, मगर आपका प्रोडक्ट उस स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहा है और फिर भी आप बेच रहे हो और आपको पता है कि इससे नुकसान हो सकता है, देयर इज अ रिस्क ऑफ इंजरी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आता है समझ? ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज अनट्रेड प्रैक्टिस। अगर आप ऐसा काम करते हो तो हम बोलेंगे दिस विल बी ट्रीटेड एज यूटीपी। क्लियर? नेक्स्ट, परमिटिंग द होल्डिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। ओहो, परमिट क्या कर रहे हो आप? होल्डिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। होल्डिंग का मतलब होता है इकट्ठा करके रखना, अभी मैंने आपको एग्जांपल एक दिया था, एक्यूमुलेट करके। होल्डिंग का मतलब क्या हो रहा है? इकट्ठा, या तो डिस्ट्रॉय कर रहे हो गुड्स को। होल्डिंग एंड इसको एक साथ पढ़ेंगे हम, एक साथ पढ़ेंगे, होल्डिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। होल्डिंग ऑफ गुड्स या डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स करवा रहे हो आप, और रिफ्यूजल टू सेल द गुड्स और टू मेक देम अवेलेबल फॉर सेल, या तो टू प्रोवाइड एनी सर्विसेज इफ सच होल्डिंग और डिस्ट्रक्शन और रिफ्यूजल raises or tends to raise or is intended to raise the cost of those or other similar goods or service। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? होल्डिंग का मतलब इकट्ठा करना, डिस्ट्रक्शन का मतलब एक तरह से हम बोले डिस्ट्रॉय कर देना। समझ आ रहा है? अब आप क्या चाह रहे हो? अब देखो सिंपल सी, आप क्या कर रहे हो, आपको पता है, आपको पता है कि भाई साहब ये जो प्रोडक्ट है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या कर दे हम, इस प्रोडक्ट को अगर हम स्टोर करके रख ले वेयर हाउस में, ठीक है, क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम ज्यादा से ज्यादा इसको स्टोर कर लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं, क्लियर है, मार्केट से मिल रहा है, उठा लो सब, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सब उठा के अपने पास स्टोर करके रख लेता हूं। क्लियर है? आपने स्टोर करके रख लिया, आपने होल्डिंग कर ली। क्लियर है? अब मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में सप्लाई एकदम कम हो गई, डिमांड मार्केट में वैसी की वैसी ही है। क्लियर है? तो ऑब्वियस ही बात है, क्या होगा इसका, ऑब्वियस ही बात है सर, देयर विल बी राइज इन प्राइस। तो आपका इंटेंशन क्या है, आप क्या क्रिएट कर रहे हो, आप क्रिएट कर रहे हो शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, आप ये कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या होगा, प्राइस
प्राइस राइज होगा। आप ये चाह रहे हो, आप चाह रहे हो प्राइस राइज हो, जब प्राइस राइज हो जाएगा तब मैं इसको बेचूंगा। समझ आ रहा है? तो आप क्या कर रहे हो, होल्डिंग कर रहे हो, और या तो डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, आप जानबूझ के उन प्रोडक्ट्स को क्या कर दे रहे हो, जला दे रहे हो। जानबूझ के आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया प्रोडक्ट। क्योंकि आप क्या चाह रहे हो, आप मार्केट में क्या लाना चाह रहे हो, मार्केट में एकदम से सप्लाई खत्म करना चाह रहे हो, मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट करना चाह रहे हो आप। आपको पता है मैं फिर से मैन्युफैक्चर कर दूंगा। समझ आ रहा है? आपको पता है कि मैं फिर से मैन्युफैक्चर कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात है, मगर मार्केट में क्या आना चाहिए, मार्केट में सप्लाई खत्म होनी चाहिए, मार्केट में शॉर्टेज होनी चाहिए। क्योंकि मार्केट में जैसे ही शॉर्टेज खत्म होगी, ऑब्वियस सी बात है अपने आप प्राइस तब करेगा। आपकी इंटेंशन ये है, तो आप इस चीज के लिए आप ये काम कर रहे हो। देखिए क्या कर रहे हो, परमिटिंग द होल्डिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, या तो रिफ्यूज कर रहे हो टू सेल द गुड्स और टू मेक देम अवेलेबल, या तो दे ही नहीं रहे हो या तो बेच नहीं रहे हो फॉर सेल, or to provide any service if such holding or destruction or refusal raises or tends to raise or intended to raise the cost of things। आपको पता है कि अगर मैंने होल्डिंग करी, अगर मैंने उसका डिस्ट्रक्शन एंड ऑल किया, तो मुझे 100% पता है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको शुरू से पता है। समझ आ रहा है? और इसी चक्कर में आप क्या कर रहे हो, शॉर्टेज क्रिएट। क्लियर? तो ये अगर आपने कोई काम किया, ये प्रैक्टिस अगर आपने करी, तो इसको हम बोलेंगे दिस विल बी ट्रीटेड एज यूटीपी। क्लियर? नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्प्यूरियस गुड्स। ये लीजिए भाई, स्प्यूरियस गुड्स और ऑफरिंग सच गुड्स फॉर सेल और अडॉप्टिंग डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, धोखाधड़ी वाली, इन द प्रोविजन ऑफ सर्विस। अगर आप मैन्युफैक्चर क्या कर रहे हो, स्प्यूरियस गुड्स, और बेटा ये जो स्प्यूरियस गुड्स है ये भी एक ऐसा टर्म है जो कि डिफाइंड है अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, डिफाइंड है अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 43। क्या होता है ये, चलिए मैं आपको पहले हल्का से इसका बता देता हूं। इधर आइए, स्प्यूरियस गुड्स क्या होते हैं, देखिए। स्प्यूरियस गुड्स सेक्शन नंबर क्या मैंने बोला है, सेक्शन 2 क्लॉज 43। सेक्शन 2 क्लॉज 43। स्प्यूरियस गुड्स क्या होते हैं, स्प्यूरियस क्या मैं बोल सकता हूं, एक तरह से बोल सकता हूं डुप्लीकेट प्रोडक्ट। डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको आप क्लेम करते हो टू बी अ जेन्युइन प्रोडक्ट। स्प्यूरियस गुड्स का मतलब क्या, ऐसे प्रोडक्ट्स विच आर क्लेम्ड टू बी अ जेन्युइन प्रोडक्ट्स बट एक्चुअल में वो जेन्युइन नहीं है, एक्चुअल में जेन्युइन नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स की क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। अब आज तो उसको बोलेंगे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। मैन्युफैक्चर ऑफ स्प्यूरियस गुड्स लिखा है ना, स्प्यूरियस गुड्स का मतलब मैं लिख देता हूं, गुड्स, ये डिफाइंड है, क्या डिफाइंड है वो लिख रहा हूं मैं, गुड्स आप भी लिख लो, विच आर फॉल्सली, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, विच आर फॉल्सली क्लेम्ड टू बी जेन्युइन। तो भाई फॉल्सली क्लेम्ड टू बी जेन्युइन, एक्चुअल में वो जेन्युइन नहीं है, मगर बोल क्या रहे हो आप सबसे कि ये क्या है, जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं। समझ आ रहा है? स्प्यूरियस को मैं सिंपल में बोल देता हूं फेक प्रोडक्ट्स। क्या है, फेक प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और ऐसे फेक प्रोडक्ट्स हैं विद, आप देखोगे तो नाम भी सेम रहेगा, विद आइडेंटिकल नेम। यहाँ पे पैकेजिंग एकदम उनकी क्या रहेगी, सेम दिखेगी आपको। या तो ऐसा हो सकता है, ग्राफिक्स जो उनके होंगे वो भी क्या आपको लगेगा, सेम दिखेगा। कलर कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो वो भी आपको सेम लगेगा, कलर पैटर्न लिख देता हूं। ठीक है, डिजाइन अगर उसका देखोगे तो वो भी आपको सेम लगेगा, मगर एक्चुअल में वो चीज असली नहीं है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका अगर लेना है, ले लो क्लोथिंग का। कपड़ों में सबसे ज्यादा क्लोथिंग में होता है। ठीक है, क्लोथिंग में आप देख लो डुप्लीकेट्स क्लोथिंग कितनी बनती है, बड़े बड़े देखो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, बड़े बड़े आपके शोरूम्स आप देखोगे, वैनुसन, ब्लैकबेरीज, पीटर इंग्लैंड, एलन सॉली, ये सब कंपनीज हैं। ठीक है, मगर उसी की जगह आप दूसरा देख लो, दिल्ली की बात कर लो, टैंक रोड। टैंक रोड जरा आप जाइए, आप टैंक रोड का कोई कोई गया है टैंक रोड की नहीं गया है? मैं तो गया हुआ हूँ टैंक रोड भाई। क्योंकि क्यों गया हूँ बताऊं, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है आईसीएसआई प्रसाद नगर दिल्ली, हाँ, वो वीरेंद्र नगर साइड अंदर जाओ, प्रसाद नगर में है ना हमारा ऑफिस, एनआईआरसी का ऑफिस है वहां पे। ठीक है, उसी के आगे जाके मुश्किल से आधा किलोमीटर भी नहीं है, 200 मीटर के आगे वहां पे टैंक रोड है। तो मैं वहां पे लाइब्रेरी में एक्चुअल जाया करता था वहां पे पहले। ठीक है, जब पढ़ते थे शुरू, वहां से बहुत टाइम हो गया, तो लाइब्रेरी जाया करता था। तो जब फ्री टाइम होता था तो वहां पे जाते थे टैंक रोड, वहां पे कुलचे कुलचे छोले नॉल ये सब भी बहुत अच्छे मिलते थे, फेमस थे थोड़े। तो वहां पे हम लोग जाते थे, कभी कभी देखते थे वहां पे। तो
सेम जेन्युइन प्रोडक्ट्स, ऐसा लगता है कि ये भाई साहब एकदम असली प्रोडक्ट है, ठीक है। और वहां पे प्रॉपर पीटर इंग्लैंड का लोगो बना है, एलन सॉली का लोगो बना है, टॉमी हिलफिगर का लोगो बना हुआ है, वही कलर कॉम्बिनेशन, वही पैटर्न, जैसे टॉमी का देखो रेड एंड व्हाइट में एकदम पैटर्न अच्छा होता है, रेड व्हाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनाते हैं, सेम टू सेम डिट्टो। ऐसा लगता है कि भाई साहब यही शोरूम में मिलता है और यही यहाँ मिल रहा है। शोरूम में लेंगे तो मिलेगा 5,000 का, यहां लेंगे तो मिलेगा 300 रुपए का, 400 रुपए का। क्लियर है? तो ये सब चीजें वहां पे होती है। क्लियर है? ये सब चीजें वहां पे थी। तो वहां पे जो बेच रहे हैं वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, हाँ वो सब क्या है, फेक प्रोडक्ट्स है। ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, ध्यान से सुनो। अब आपका शोरूम है, ठीक है, आपका शोरूम है वैनुसन का। अब वैनुसन वालों ने क्या करा, उस टैंक रोड वाले बंदे से क्या कर लिया, आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या कर लिया कि भाई साहब एक काम करो, तुम एक काम करो, तुम कितने का देते हो, 300-300 रुपए का, 400-400 रुपए का, एक काम करो इकट्ठे में मुझे माल भेजो, ठीक है, अच्छे से बनाना, थोड़ा बढ़िया से, एकदम पता ना चले एकदम, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अपने शोरूम में वही कपड़ा लगा के बेचेंगे। तो अब आज की डेट में अगर वैन्यूसन वाला क्या कर रहा है, टैंक रोड वाला कपड़ा अपने शोरूम में बेच रहा है वैन्यूसन का टैग लगा के, तो क्या हम बोल सकते हैं क्या ये क्यूरियस गुड्स बेच रहे हैं? बताइए, बेच रहे हैं। आ रहा समझ? और तो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग इधर आइए, हम लोग क्या पढ़ा है, मैन्युफैक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर आपने मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं ना स्प्यूरियस गुड्स का मैन्युफैक्चर, तो आप क्या कर रहे हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मगर भाई खुलेआम बिक रहा है, हर जगह चल रहा है, हो रही है मैन्युफैक्चरिंग, क्लियर है, उसको बोलते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। क्लियर है? स्प्यूरियस गुड्स समझ आ गया? यही आपका स्प्यूरियस, एक लाइन में डेफिनेशन है, दैट्स इट। नेक्स्ट आते हैं, और क्या भाई यूटीपी है। नेक्स्ट, नॉट इशूइंग बिल और कैश मेमो और रिसीट फॉर द गुड्स सोल्ड और सर्विस रेंडर्ड। लो भाई, ये तो सिंपल सा पॉइंट है, आपने गुड्स एंड सर्विस सब बेची है या प्रोवाइड करी है, मगर आपने उसका बिल या कैश मेमो और रिसीट आप नहीं दे रहे हो, तो उसको बोलेंगे क्या है, ये यूटीपी है। नेक्स्ट, रिफ्यूजिंग आफ्टर सेलिंग गुड्स और रेंडरिंग सर्विस टू टेक बैक और विदड्रॉ व्हाट, टू टेक बैक और विदड्रॉ और डिसकंटिन्यू डिफिशिएंट सर्विस एंड टू रिफंड द कंसिडरेशन देयरऑफ if paid within the period stipulated in the bill or cash memo or receipt or in the absence of such stipulation within period 30 days। ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर आपने, अगर ये बोल रहा है रिफ्यूजिंग, आप रिफ्यूज कर रहे हो, कौन रिफ्यूज कर रहा है, जो सेलर है वो रिफ्यूज कर रहा है, आफ्टर सेलिंग द गुड्स और रेंडिंग द सर्विस टू टेक बैक द और विड्रॉ द डिफेक्टिव गुड्स और विड्रॉ और डिसकंटिन्यू द डिफिशिएंट सर्विस। अब वो सामने वाले ने, आप जाके कोई प्रोडक्ट खरीद के लाए, वो गुड्स निकल गया डिफेक्टिव, भाई जब जब डिफेक्टिव निकल जाता है तो गुड्स हम वापस कर सकते हैं ना। अब आप गए वापस करने, आप वापस करने गए, सामने वाला जो सेलर है उसने मना कर दिया कि मैं वापस नहीं लेता, समझ आ रहा है? तो क्या कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है। तो बेटा ये जो रिफ्यूजल है इसको हम बोलेंगे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। आप रिफ्यूज नहीं कर सकते, मगर ये जो रिटर्न वाली पॉलिसी होती है, एक किसके लिए, एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है, ठीक है। अलग अलग लोग एक स्टिपुलेटेड टाइम लिखते हैं, अलग अलग सेलर्स अपना एक स्टिपुलेटेड टाइम बता देते हैं, या तो उनके बिल आपको जो देता है बिल में लिखा रहेगा, ठीक है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन एंड ऑल पढ़ोगे वहां पे सब जगह लिखा रहता है। आप ऑनलाइन शॉपिंग कभी करो तो उनके भी लिखा रहता है, आप अमेजोन से प्रोडक्ट मंगाओ तो उसमें भी लिखा रहता है कि 1 महीने का टाइम या 15 दिन के अंदर आप प्रोडक्ट को वापस कर सकते हो। मेरे साथ एक बार हुआ था, मैंने एक अपनी बुक ऑर्डर करी थी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट की, क्लियर है, मैंने बुक ऑर्डर करी थी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट की, एक बुक ऑर्डर करी थी, बट हुआ क्या, वो बुक तो आ गई, बुक आ गई, बुक आ गई, ठीक है, मैंने सोचा भाई बुक आ गई, चलो भाई जब जरूरत पड़ेगी इसको खोल के पढ़ेंगे, थोड़ा बिजी था अपनी बुक्स, दूसरी बुक्स बनाने में। मैंने क्या करा, मुझे टाइम हो गया, 1-1.5 महीना हो गया, मैंने 1-1.5 महीने बाद बुक खोला। जब बेटा मैंने बुक खोला ना, मैं सच बता रहा हूँ, उसके अंदर कोई इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की बुक नहीं थी। उसके अंदर बुक बताया कौन सी थी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड आपकी जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक है ना, ग्रुप नंबर 1 का मॉड्यूल 4, मेरे पास मॉड्यूल आया हुआ था इंस्टीट्यूट का, आईसीएसआई का मॉड्यूल मेरे पास आ गया। सोचो, मैंने बात करी अमेजोन में कि भाई साहब ये क्या दिक्कत है, मैंने तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की बुक मंगाई हुई थी, ये क्या आ गई? तो वो बोलते हैं सर आपने बुक कब ऑर्डर करी थी, मैंने बताया इतना दिन हो गया, ये है वो है। बोला सर हमारी ना खाली 15 दिन की रिटर्न पॉलिसी होती है, अब आपको कुछ नहीं हो सकता, अब आपकी बुक वापस नहीं हो सकती, अब कोई एक्सचेंज या रिटर्न कुछ भी नहीं होगा। मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत कोशिश करी कि कहीं से हो जाए, बहुत फोन किए, मगर कुछ नहीं हुआ। मैंने फिर जनरल क्या करा, एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट को मॉड्यूल दे दिया कि भाई सर लो तुम पढ़ लो बेटा, समझ आ रहा है? क्लियर? तो स्टिपुलेटेड टाइम सबका होता है, मगर सर अगर किसी का स्टिपुलेटेड टाइम नहीं है, कोई स्टिपुलेटेड टाइम नहीं है, देन इन दैट केस विद इन 30 डेज लिखा है आगे, देखिए देखिए क्या लिखा है, टू रिफंड द, क्या लिखा है, टू रिफंड
द कंसिडरेशन देयर ऑफ, पैसा वापस दो, एंड ऑल यार एक्सचेंज करो, इफ पेड विद इन द पीरियड और स्टिपुलेटेड इन द बिल और अ कैश मेमो और अ रिसिप्ट, विद इन उसके अंदर करना पड़ेगा, और इन द एब्सेंस ऑफ सच स्टिपुलेशन, अगर एब्सेंस लिखा नहीं उसके बारे में, देन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। क्लियर है? अगर 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी है तो 7 दिन में करना पड़ेगा, रिटर्न एक्सचेंज जो भी है, ठीक है? तो जो लिखा है फिर उसमें, और अगर कुछ नहीं लिखा है देन इन दैट केस 30 डेज। क्लियर है? आता है समझ? चलिए तो अगर आपने रिफ्यूज किया, और कब रिफ्यूज किया, अगर हम स्टिपुलेशन के अंदर आ रहे हैं, विद इन दैट पर्टिकुलर स्टिपुलेशन टाइम के अंदर अगर आ रहे हैं, तब आपने रिफ्यूज किया, देन विल बी ट्रीटेड एज अ यूटीपी। चलिए लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन, और सिंपल सी है, क्या क्या बोल रहा है? डिस्क्लोजिंग टू अदर पर्सन एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉन्फिडेंस बाय अ कंज्यूमर अनलेस सच डिस्क्लोजर इज मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अच्छा, अगर कंज्यूमर ने क्या करा है, आपको कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बताई है या पर्सनल इंफॉर्मेशन बताई है, इन कॉन्फिडेंस में बताई है, और बोला है कि भाई ये आपने तक ही रखिएगा, किसी को बताइएगा नहीं, अगर आपने क्या करा, पब्लिकली बता दिया, उस केस में बोलेंगे जो आपने करा ये दिस इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। बट इसकी एक एक्सेप्शन है, अगर पब्लिक वेलफेयर के लिए आपको बताना पड़ा, ठीक है? देखिए, अनलेस सच डिस्क्लोजर इज मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ लॉ, मगर किसी लॉ के अंदर आपको अगर बताना पड़ा कि भाई जरूरी है बता दे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी पब्लिक को, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादातर ये चीज किसकी है, डॉक्टर एंड पेशेंट से रिलेटेड है, ये डॉक्टर एंड पेशेंट से रिलेटेड ज्यादातर होता है, ठीक है? डॉक्टर एंड पेशेंट वाला केस में होता है कि पेशेंट अपनी बहुत सी आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन देता है, और क्या करता है, बोलता है डॉक्टर को, और डॉक्टर को पता होता है कि ये सब बातें हमको बाहर बताने वाली नहीं होती, मगर फिर भी डॉक्टर ने अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन बता दी, तो मान लेंगे डॉक्टर ने क्या करा है, टीपी के अंदर आया है। क्लियर है? मगर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पेशेंट ने जो चीजें डॉक्टर को बताई हैं, कोई अपनी बीमारी एंड ऑल के बारे में बताया, ठीक है, और डॉक्टर को पता है कि ये ऐसी बीमारी है जो भाई छू के फैल जाती है, छुआछूत बीमारी है ये, तो डॉक्टर को पता है कि भाई सिर्फ छुआछूत बीमारी है, इस पेशेंट के चक्कर में पता नहीं कितने लाखों बीमार पड़ सकते हैं, तो इस केस में डॉक्टर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, डॉक्टर फिर डिस्क्लोज कर सकता है। क्लियर है? तो दैट इस पेशेंट से दूसरे लोग अफेक्टेड ना हो, तब उसको हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं बोलेंगे। क्लियर है? आता है समझ? आता है समझ? यहां जाके आपकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की डेफिनेशन होती है ओवर, और एक तरह से मैं बोलूंगा कि यहां से यहां पे आके आप जाके आपका डेफिनेशन का पोर्शन होता है ओवर। क्लास लंबी हो गई, मैंने आपको बोला था कि एक डेफिनेशन में कम से कम 1 घंटा लगेगा, और मोर देन 1 आवर हम लोग को लग गया, मैंने आपको पहले ही बोला था, ठीक है? तो यहां जाके डेफिनेशन का पोर्शन ओवर। नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपना आगे स्टार्ट करेंगे, आगे जो रिमेनिंग पोर्शन है हमारे चैप्टर्स के, अलग अलग प्रोविजंस है वो सब देखेंगे, अलग अलग अथॉरिटीज के बारे में बात करेंगे, अलग अलग कोड्स जो हमारे हैं उनके बारे में बात करेंगे, और भी प्रोडक्ट लायबिलिटी भी एक टॉपिक है वो भी पढ़ेंगे हम लोग। एक और अथॉरिटी है सीसीपीए, ठीक है, आ रहा है, सीसीपीए बारे में अभी बात करी थी मैंने ना, पर बात करी थी कि नहीं, के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक आपका प्रोडक्ट लायबिलिटी मैंने बोल दिया, डायरेक्ट सेलिंग का एक टॉपिक आके है, कोई बात करेंगे, एक मीडिएशन का टॉपिक है वो भी बात करेंगे, ठीक है? तो कुछ टॉपिक्स आगे है, सब बातें होंगी, बस आप अपने माइंड में रखना कि जितनी डेफिनेशंस मैंने कराई ये सब आपके माइंड में होनी चाहिए, तो बेटा चैप्टर पढ़ने में दिक्कत आएगी। क्लियर है? कोई इस डेफिनेशंस बार बार उनके टर्म्स वहां पे, क्लियर है? क्लियर है? चलिए बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक, बाय बाय।